अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ख़वातीन हज़रात, शाम रमज़ान में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूँ आमना खटाना। आज के प्रोग्राम में भी बहुत से अहम मामलात पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। जब वीडियोज़ रिलीज़ हुई कि किस तरीके से वहाँ पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी तोड़ फोड़ की गई, उसको जलाया गया, उसको तोड़ा गया, धक्के दिए गए, एक दूसरे को मारा पीटा गया, जिस वजह से अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले मैं टेलीविज़न पे देख रहा था कि अब शायद वो इजलास मरम्मत के लिए असम्बली की और तमाम चीज़ों 16 अप्रैल तक वो मुलतवी हो गया है। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज बातचीत हुई वो भी आपने सुनी है। एक बड़ा हैरान कुन बयान दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। हालांकि आपके सामने ISPR की स्टेटमेंट भी मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है। उसके बावजूद पाक अफवाज को, ISPR को, आर्मी चीफ को, DG ISI को बार बार सियासत में घसीटना, ये नून लीग का पुराना शेवा है। ये वही शेवा है जिसमें ये इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, फिर उन्होंने अपनी फ़ौज को बुरा भला कहा। ये इनका वही शेवा है कि हर तरीके से अदारों को मतनाज़े बनाना है अपने फ़ायदे के लिए। आपको अगर उस जो कम्युनिके था, मरासला था, उसके बारे में अगर आपको जानना था तो हमने बुलाया था आपको कमेटी में, आपने इनकार कर दिया। आज आप कभी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी ये बूट पॉलिश कर रहे हैं, कभी वो बूट पॉलिश कर रहे हैं। चेरी ब्लॉसम आपने पहले तो हाथ पे पकड़ी था, मुंह पे लगा ली है, अब आप अपनी गालों से पॉलिश कर रहे हैं। तो आप बस कर दें। आपको हमने मौका दिया था और मौका प्रोवाइड किया था कि आप पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती की कमेटी है, दिफाई कमेटी है, जो आप उस पर आएँ और उस मरासले को आपके सामने रखा जाए, सच और झूठ देख लें। आपके सामने आज रूस का बयान भी आ गया है। आलमी बरादरी के जो मेजर बड़े मुल्क जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तुर्की हो, चाइना हो, रूस हो, उनके बयानात बड़े वाज़े तरीके से आ गए हैं। और जो पाकिस्तान को धमकी लगाई गई या लगाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर बड़े वाज़े तरीके से पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। तो इसलिए शहबाज शरीफ को मेरा ये पैगाम है कि अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम थी इस कम्युनिके से और आपको लगता था कि शायद ये दुरुस्त ना हो, आपको लगता था कि वो आका जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया है, उन्होंने जब आपको ये काम सौंप दिया था तो फिर धमकी देने की क्या ज़रूरत थी? वो धमकी इसलिए दी कि आप लोगों का जो माजी का किरदार है कि आपने अपनी मादरे वतन को धोखा दिया, आप वतन फरोश हैं, तो अमेरिका आप पे यकीन कैसे कर लेगा? जो काम उन्होंने आपको दिया वो उन्होंने यकीन नहीं किया कि आप पूरा कर लेंगे, इसलिए उन्होंने वो काम किसी और को भी दिया साथ कि जाओ जाके धमकी लगाओ। आपको बुलाया था। अगर आपको वाकई कोई शक व शुबा था तो आपको उसमें आना चाहिए था कमेटी में। आप देखते, आपके सामने रखते। वो मरासला कैबिनेट के सामने रखा गया है। उस मरासला के मंदरजात जो हैं वो मुल्क के बड़े सहाफ़ियों के साथ शेयर हुए हैं। मंदरजात जो जिस्त है उसकी, वो मरासला जो है वो कौमी असम्बली की कमेटी के सामने पेश हुआ है, लेकिन आपने हर जगह से इनकार किया आने को। वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मिले हुए हैं उनके साथ, आप ही के ज़ुम्मे तो ये काम लगा था। आपको पता था कि अगर आप आए तो ये काम खराब होगा। इसके साथ साथ बार बार ये कहा जाता है कि अदालत जो है वो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर के ऊपर बार बार बात की जाती है कि जो उनकी रूलिंग है उसको गैर आईनी कर दे। और भाई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के नीचे स्पीकर के साइन भी हैं। अगर आप उस रूलिंग को पढ़ें तो जहां डिप्टी स्पीकर है उसके नीचे स्पीकर ने साइन किया और लिखा है कि वो इससे अग्री हैं, तो ये उस हिसाब से स्पीकर की रूलिंग भी है। तो अब आपको आवाम से भागने कोई नहीं देगा, आपको इलेक्शन में आना पड़ेगा। आपने देख लिया, हम तैयार हैं। आज हमने अपने पार्लिमानी बोर्ड का भी इजलास कर लिया। हमने निगरान हुकूमत बनाने के लिए भी जो कार्रवाई थी मुकम्मल कर दी अपनी तरफ से। लाहौर भी पूरा जगमगा रहा है। हमारा वर्कर, हमारा वोटर, हमारे उम्मीदवारान सारे मुतहरक हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में चली गई है। क्यों गई है? क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे
बड़ी ताकत जो पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए है वो ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और उसके नीचे पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान का जो जमहूर है, पाकिस्तान की जो आवाम है, ये उसका काम है पाकिस्तान की हिफाजत करना। वफादारी का जो पैमाना था वो राशिद मिन्हाज शहीद जो थे वो तय कर गए थे। क्या तय किया था? जब उन्हें यह पता चला था कि यह जहाज भी दुश्मन ले जाएगा, आने वाली जिंदगी दुश्मन की कैद और गुलामी में गुजारनी पड़ेगी, तो राशिद मिन्हाज ने क्या फैसला किया था? उन्होंने अपना त्यारा खुद तबाह करके अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी, इस मुल्क पे कुर्बान की थी। वफादारी का पैमाना राशिद मिन्हाज तय कर गए थे। आज अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वफादारी का वही पैमाना इमरान खान ने भी आपके सामने। आप देख रहे थे डॉक्टर शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे। आज बड़ा अहम मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और वो समाअत थी स्पीकर साहब की रूलिंग से मुतालिक। अब ये समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इस खुद नोटिस की समाअत में आज क्या हुआ, हसन अयूब जरा उसका अहाता करेंगे। बताइएगा हसन। देखिए इशफाक, आज जब इस केस की समाअत हुई, इसका आगाज़ हुआ, तो रज़ा रब्बानी जो है, जो इनफरादी हैसियत पर या बुनियादी तौर पर साबिक चेयरमैन सेनेट की हैसियत से वो आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए। एक तो उन्होंने दो अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जो अगर ख़त है यानी लेटर गेट है, इस ख़त को अदालत तलब करे, और दूसरा उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसकी जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स जो है अदालत तलब करे। ताहम आज जो अदालत की जानिब से उसके बाद जब मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील सामने आए और मखदूम अली ख़ान, और आज मरकज़ी दलाइल मखदूम अली ख़ान के ही थे जिन्होंने ये बताया अदालत को कि कोई प्रोसीजरल गलती हो, कोई बेज़ाब्तगी हो, उसको तो आइन के आर्टिकल 69 का इस्तिस्ना हासिल होगा, लेकिन कोई आइनी यानी किसी आइन की खिलाफ वर्जी हो तो स्पीकर कौमी असम्बली को जो है वो आइन उस आर्टिकल 69 जजेस के रिमार्क्स के हवाले से बताइएगा कि जजेस के आज क्या रिमार्क्स सामने आए, क्योंकि मखदूम के हवाले से तो आप पहले बता चुके हैं उनकी जानिब से क्या कहा गया था। नहीं, जजेस की जानिब से तो आज अदालत जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने कहा कि हम इस मामले को जल्दी कंक्लूड करना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि इसी वजह से जो निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो रुका हुआ है, क्योंकि आज अदालत की जानिब से बहुत कम रिमार्क्स दिए। यानी जस्टिस एजाजुल एहसन जो अमूमी तौर पर जब केस शुरू होता है तो एजाजुल एहसन साहब ही जो है उनके रिमार्क्स के साथ जो है वो फाइल पढ़ कर आते हैं जजेस, तो वो रिमार्क्स देते हैं। लेकिन आज अदालत ने जो अपोजिशन साइड के वकला थे उनको मुकम्मल मौका फराहम किया, यानी तमाम के तमाम वकला अनइंटरप्टेड अपने दलाइल पेश करें। तो इन द एंड ऑफ द डे जो अदालत की जानिब से जजेस के रिमार्क्स आए वो तो एक पंजाब के हवाले से जो आज़म नज़ीर तारण है मुस्लिम लीग नून के वकील, उन्होंने खदशा जाहिर किया कि पंजाब असम्बली में जो कायदे अवान का चुनाव होना है वो इलेक्शन जो है वो नहीं होगा, उनको खदशा है। जिस पर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ समाअत पर कहा था कि अदालत जो है यकीन दहानी ले एडवोकेट जनरल पंजाब से। तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने आज वो आए और उन्होंने अदालत को यकीन दहानी दी, लेकिन उसके बाद अदालत ने कहा कि अगर कार्य इंतखाब है तो वो हम चेक करेंगे। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी इन द एंड ऑफ द डे कहा कि ये उनका बतौर अटॉर्नी जनरल आखिरी केस है, और जो बाबर रवान थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो कई घंटे उनको चाहिए होंगे जो केस को अपने दलाइल मुकम्मल करने में। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि एक चीज तो ये लग रही है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आज समाअत मुकम्मल नहीं हो सकती, कोशिश करेंगे कल फैसला सुना दें। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन भी ये कहते हैं कि जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते, वक्त कम है लेकिन ये भी नहीं चाहते। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत के क़याम का मामला भी है कि वो रुका हुआ है, तो कहाँ क्या आपको मामला आगे जाता दिखाई दे रहा है? कल के बाद भी ये मामला आगे चलेगा? देखिए इशफाक, रोज़ ही जो है ना चीफ जस्टिस कहते हैं, यानी गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कहा था कि कल फैसला देंगे, आज वो कह रहे हैं कि हम कल फैसला देंगे। आज भी जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हमको फैसला देंगे, तो वो दूसरा तीसरा रोज़ है। चीफ जस्टिस फरमा तो ज़रूर रहे हैं कि हम फैसला देना चाह रहे हैं, शायद अदालत भी चाहती है कि जो एक बहरान खड़ा हुआ है मुल्क को उससे बाहर निकाला जाए, लेकिन क्योंकि वो फैसला नहीं दे पा रहे। अच्छा, इसमें अदालत का दोनों फ्रीकैन को सुनना ज़रूरी नहीं है। ये आज खुद नोटिस है, अदालत खुद भी सवाल कर सकती है और पूछ सकती है कि अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं कि जो आप आर्टिकल 5 को जो उसकी कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, ये आर्टिकल 5 कहाँ से आया है? बुनियादी सवाल तो अदालत को पूछना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को बुलाए और उनको पूछे कि बताएं जी कि मुल्क के खिलाफ साजिश कौन सी है जहाँ से सारा मामला शुरू हुआ है। लेकिन अदालत इस तरफ नहीं आ रही। इशफाक साहब,
अदालत ने अगर इस मामले को हल करना है तो सिक्योरिटी एजेंसीज को बुलाएं, तमाम वकला भी कह रहे हैं, लेकिन अदालत कहती है कि हमने आईनी और कानूनी मामला देखना है। लेकिन जो बेस है जहां से मामला खराब हुआ है वहां पर अदालत ना जा रही है और ना जाने का सही है हसन। अब ऑब्वियसली हम देख लेंगे कि ये कल मामला हल होता है या नहीं होता, इसी के ऊपर बहुत शुक्रिया आपका, फिल वक्त आप हमारे साथ मौजूद रहे, सारी उसका अहाता कर रहे थे। अच्छा, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, उससे बात करते हैं। हमारे साथ अरशद शरीफ साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं। साबिर शाकिर साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अहम तरीन मामला है, निगरान हुकूमत का क़याम रुका हुआ है, लेकिन हम एक तरफ वो जो एक बड़ा मशहूर जुमला है तारीख पे तारीख का, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि फैसला सुनाना चाहते हैं, आज सुनाएंगे, कल सुनाएंगे, लगता है आपको कल तक हो जाएगा ये मामला तय? देखें, अपोजिशन ने एक माहौल बनाने की कोशिश की और अपोजिशन के साथ कुछ और लोग भी मिल गए और उन्होंने भी माहौल बनाने की कोशिश की। प्रेशर बहुत डाला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। लेकिन सैल्यूट करना चाहिए ऑनरेबल जजेस को कि वो किसी भी किस्म के प्रेशर में नहीं आ रहे। और कोर्ट रूम नंबर 1 में आप देखें तो जिस तरीके से अगली नशिस्तों पे बहुत सारे चेहरे आपको नज़र आते हैं, वो चेहरे मुकदमा सुनने नहीं जाते, बल्कि वो चेहरे अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं, हाज़िरी लगवाते, तो हाज़िरी लगवाते हैं वो, और कोशिश करते हैं कि आई कांटेक्ट हो जाए किसी तरीके से। लेकिन उनको सैल्यूट करना चाहिए ऑनरेबल जजेस को। मुकदमा इंतहाई अहम नौइयत का है। और आज एक बात बड़ी दिलचस्प अगर आपने सुनी हो, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और जस्टिस मुनीब साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ये जो दी गई है, अगर ये गैर आइनी है, अगर मान लिया जाए कि उनको ये इख्तियार नहीं कि स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर थे, तो क्या अगर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद अगर वो मंजूर कर लेते और उस पर रूलिंग देते, तो क्या फिर वो रूलिंग भी गैर आइनी होना थी? तो उसके बारे में चुप थे। और दूसरा ये कि ये मुकदमा बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा मुकदमा है कि पार्लिमान ने एक फ़ैसला किया है और उस पार्लिमान ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिसकी पूरी कार्रवाई को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आर्टिकल 69 के तहत, ठीक है, रज़ा रब्बानी साहब जो आर्टिकल 69 के आज से पहले तक सबसे बड़े मुबल्लग थे वो पाकिस्तान में। कुछ दिन पहले तक आर्टिकल 2 दिन पहले तक उनकी स्टेटमेंट आई थी। जी, आज से पहले तक वो सबसे बड़े मुबल्लिग थे। आज उसी आर्टिकल 69 को वो कह रहे थे बिल्डोज कर दें आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कह रहे थे बिल्डोज करें और आगे बढ़ जाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जजेस ने फिर सवाल उठाया, जस्टिस मुनीब साहब ने खास तौर पे, कि उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं कि अगर ये दरवाज़ा पार्लियामेंट का एक दफ़ा अदालत के लिए खुल गया तो उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, लामतनाही सिलसिला। अच्छा, और बात ये है यहाँ पे साबिर शाकिर साहब, एक चीज ये है कि जिस तरीके से रिमार्क्स दिए गए ना, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये फरमाया कि जो स्पीकर्स हैं वो अपने ऐवान के मास्टर्स हैं और स्पीकर की अदम मौजूदगी में, और जाहिर है कि असम्बली रूल 28 के मुताबिक रूलिंग का इख्तियार भी। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस मौके पर यह भी कहा था कि भाई स्पीकर की अदम मौजूदगी में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो बाइख्तियार होता है। तो ये तो काफ़ी क्लैरिटी से आ जानी चाहिए वैसे उसूलन। तो यही बात है कि अब वो सवालात, क्योंकि पहले अपोजिशन एक आर्गूमेंट कर रहे थे, आज अपोजिशन ने एक बार फिर इस मामले को उलझाने की कोशिश की, तो ऑनरेबल जजेस उस तरफ नहीं गए, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो मिनट्स मंगवाएं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के बैरिस्टर मखदूम ने कहा कि आप इंटेलिजेंस चीफ यानी कि ISI चीफ को बुलाएं और इन कैमरा ब्रीफिंग लें। अब एक तरफ ये बात की जा रही है, दूसरी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तक महदूद रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे और उसी पे फोकस रखें तमाम फ्रीकैन को। प्रिसाइसली। तो ठीक है, अच्छा यही इसी पे, इससे पहले कि आप इदारों से मुतालिक जो अपोजिशन करना चाह रही है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अरशद शरीफ साहब, सर आप बताइएगा कि ये जो वाक़तन जो आज के रिमार्क्स दिए गए हैं खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जानिब से, उसके बाद चीज़ें कुछ क्लियर होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? क्लैरिटी है अब इस मामले में?
देखिए ये सारा अशफाक का क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर बेंच हेयरिंग कर रहा है और उसमें कानूनी नुकात उठाए जा रहे हैं। जो स्पीकर की पावर्स हैं, रूल 28 जो आपने भी साइड किया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी, जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी जिसका जिक्र किया, ये बड़े वाजे हैं। आइन का आर्टिकल 69 भी उस हवाले से बहुत वाजे है। और अब क्वेश्चन ये है कि जो एक आउस्टर बार लगाई हुई है, जो इसको हम आइन पाकिस्तान कहते हैं, ये बड़ा वाजे है। इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है और आर्टिकल 69 प्रिसाइसली जो इंट्रूजन है इनटू द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इनटू द लेजिस्लेटिव अफेयर्स, उस पर एक बार लगाता है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये बार क्रॉस करती है, जिस पे कि अपोजिशन कह रही है कि जिस बार को क्रॉस किया जाए, मखदूम अली खान साहब भी कहते हैं जी इंटेलिजेंस चीफ्स को बुलाया जाए, रज़ा रब्बानी साहब भी ये कह रहे हैं कि बुलाया जाए। कल अगर अपने आर्गूमेंट्स में हुकूमती वकला और भी आके यही मुतालबा करते हैं कि इस पे एक लार्जर ब्रॉड बेस्ड कमीशन बनाया जाए, ये तमाम वो ख़त जो हैं जिसका जो केबल है, डॉक्यूमेंट है, जिसको मुल्क का वज़ीर आज़म ने कहा कि ये चीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा उस सब में ये चीज़ है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होंगी। आज लेकिन आपको लगता है कि जो मिजाज लग रहा है, जो मूड लग रहा है, आपको लग रहा है कि कल तक ये मामला हल हो जाएगा? क्योंकि वो कहते हैं हम पॉलिसी के ऊपर देंगे, हम सिर्फ आइन को देखेंगे, हम सिर्फ देखें जी। आज जो हसन अयूब जो रिपोर्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने हमें बताया कि बाबर अवान साहब भी थोड़े तफसील से दलाइल देंगे। ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी वो आखिरी अहम केस बतौर अटॉर्नी जनरल उस पर थोड़ी तफसील से दलाइल देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन भी कह रहे हैं इसमें जल्दी क्या है। मेरे ख्याल इतना सेंसिटिव केस है, कम अज़ कम जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं तो कल कितना टाइम कौन से वकला लेते हैं उसके मुताबिक, क्योंकि 3 दिन का मामला है ना, 3 दिन के अंदर वो नाम भी अब दे चुके हैं निगरान वजीर आजम के तौर पर, और उसके ऊपर भी कहा जा रहा है कि प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, आपका नैरेटिव सर इस पे क्या है? ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अब हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कल पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि आज फैसला सुना देंगे, उससे पहले भी कहा था, अब कल के ऊपर बात चली गई है। जिस तरह से मामला बढ़ रहा है आगे, लगता है कि कल तक ये फैसला डिसाइड आ जाएगा, डिसाइडर हो जाएगा या नहीं? देखिए जब सारे वकला की अपनी आर्गूमेंट्स खत्म होंगे, आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी। आज भी कहा, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको जल्दी है फैसला सुनाने की, लेकिन ज़ाहिर तमाम पार्टीज़ को सुनना है। लेकिन अभी ये जो आर्टिकल 69 की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे बात ठीक है। आर्टिकल 69 एक प्रोटेक्शन दे रहा है असेंबली की प्रोसीडिंग्स को, वो तमाम मामला जो असेंबली के अंदर होते हैं कि इसको बाहर से कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। आपको याद होगा यहीं पे कानून बना था, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार 18वीं तरमीम में तय हुआ था, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने वहाँ बैठकर कहा था इसको बदलो वरना, और उसके बाद उनको बदलना पड़ा था। हालांकि नहीं बदलना चाहिए था, इस तरह का प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि असेंबली के अंदर की प्रोसीडिंग्स थी। अभी उन्होंने शायद उसी को सेफगार्ड करने के लिए प्रोटेक्ट कर दी। लेकिन देखें, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि नहीं मानता, कल किसी और वजह से नहीं मानेगा। यानी आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को तो रिडंडेंट कर दिया है। सर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखना है कि एक ऐसा फैसला जो, या एक ऐसा अमल जो कि कानूनी आईनी अमल है, एक आइन के तहत हुकूमत या वज़ीर आज़म को घर भेजने का वाहिद तरीका किसी के पास, हुकूमत के अपोजिशन के पास नो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आईनी तरीका वाहिद यही है। कल कोई हुकूमत आती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर, स्पीकर कुछ भी कहकर उसको अगर सेट असाइड कर दे, यानी आपने वो एक तरीका भी बाहर निकाल दिया, तो आपके पास तो इम्पीचमेंट का भी तरीका, तो प्राइम मिनिस्टर को निकालने का भी तरीका नहीं है, क्योंकि काशिफ साहब स्पीकर जो भी होगा कि अगर जैसे कि साजिश का एक एस्पेक्ट मौजूद है, तो अगर आज कोर्ट इसको अलाउ कर, मेरी बात सुने, या आप छोड़ दे इस चीज को कि एस्पेक्ट क्या है इस वक्त गुफ्तगू ये है, या बहस ये साबिर साहब जवाब दे देंगे इसका, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस वक्त एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, आपने एक जवाज बनाया और उसको बाहर फेंक दिया, कल कोई दूसरा जवाज आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज यही फैसला करना है कि क्या ये अलाउ किया जा सकता है या नहीं? ठीक है, इसमें आज ना जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का भी हवाला दिया गया। शाकिर साहब ये जरा बताइएगा कि आज अगर कोर्ट इस चीज को अलाउ कर देती है तो फिर इससे एक रास्ता नहीं खुल जाएगा कि कोई भी मुल्क अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके मेंबर्स पे करोड़ों रुपए एक पे लगा के फिर उसके बाद ये रास्ता हमवार कर देगी और हुकूमत को बरतरफ करवा देगी, हटवा देगी, गायब करवा देगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहते हैं। सर बहुत सारी बातें हम यहाँ पे कर नहीं सकते, वरना तो ये सारा माहौल इतना
दबाव इतना बढ़ा दिया गया था कि उन्होंने कहा सुने बगैर ये सब कुछ कर दें, ठीक है, ये सुने बगैर सब कुछ हो जाना चाहिए। बहुत बड़ा को गैर आइनी इक़दाम हो गया है। और आज जैसे रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि सिविलियन कू हुआ है, सिविलियन बगावत हुई है, तो या ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक फिर आगे भी एक और भी मैं बात बता दूं कि पिछले दिनों जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का केस आया था, उसमें इतनी बाज़ लगा दी गई, उस बाज़ को उन्होंने कहा नहीं तोड़ा जा सकता। इवन यहाँ तक कह दिया गया कि जो FBI ने इस बारे में तहकीकात की हैं वो भी कहीं इस्तेमाल नहीं होंगी, उसको भी एक साइड पे रख दिया गया। तो जब चीज़ें आप इतना आगे तक जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट को भी आर्टिकल 69 जो है वो बहुत बड़ा आर्टिकल मौजूद है। अगली बात यह है कि मिनट्स मांगे हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के 31 मार्च के। साथ ही साथ आज एक और सवाल भी उठाया गया है, वो भी गौर से सुनने वाला है कि क्या तहरीके अदम एतमाद की मेंटेनेबिलिटी पे, इसके मेरिट पे बहस भी हुई है या नहीं। यस, बराह रास्त डायरेक्ट वोटिंग पे चले गए, बहस भी नहीं हुई। वो उस पर कहा गया है कि जी वो खामोश है, प्रोसीजर जो है वो खामोश हैं, आइन खामोश है। तो ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ जो हो रहा था, इवन क्वेश्चन आंसर सेशन आया और जिस दिन स्पीकर असद कैसर साहब थे, ये सेकंड लास्ट सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन आंसर सेशन आया तो अपोजिशन खड़ी हो गई, वोटिंग वोटिंग वोटिंग। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद लगता है कि आपका मूड नहीं है ऐवान चलाने का, तो ऐवान उन्होंने मुलतवी कर दिया था। तो इसलिए ये जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं इख्तियार की गई, ठीक है। और जो रूलिंग है, रूलिंग के बाद फिर ये एक फेक न्यूज़ चलाई गई कल रात, ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर डालने के लिए क्या क्या हरकतें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी पे मैं जरा मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ अरशद शरीफ साहब का। सर, ये जो एक मीडिया हाउसेस कुछ ये काम कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हम देख रहे हैं कि कोर्ट को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि अच्छा, ये जो सबसे पहले ये जो आप देख लें कि ये द न्यूज़ की जानिब से ये चलाया गया है कि किस तरीके से कि क्लैरिफिकेशन इस तरीके से ISPR की जानिब से हो सकता है। अच्छा, एक तो ये चला दी, फिर उसके बाद जनाब ये तर्जुमान पाक फौज का मौक़िफ़ भी उस पर आ गया कि जनाब हमारा मौक़िफ़ वही है जो कि कौमी सलामती कमेटी के मिनट से उसके अंदर जो डिटेल थी। अच्छा जी, ये जो डॉन की खबर है जिसके अंदर कहा कि भाई 3 महीने में नहीं हो सकते, 6 महीने से पहले हो नहीं सकते, वो भी एक प्रेशर अपनी जगह। दूसरा, अदालत को प्रेशराइज किया जा रहा है फैसले से मुताल्लिक भी कि जल्द फैसला सुनाया जाए, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जी ISI चीफ को या फिर हुकाम को इस तरह से बुलाया जाए कोर्ट में। तो ये हो क्या रहा है, इतना प्रेशर क्यों बिल्ड किया जा रहा है अरशद शरीफ साहब? देखिए, मेरे पास इस वक्त काफ़ी सारे डीक्लासिफाइड केबल्स पड़े हैं और CIA के US एडमिनिस्ट्रेशन के ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में पढ़ रहा था, जिसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ रिजीम चेंज ऑफ CIA। उसमें जो पहला रिजीम चेंज था वो 1953 में सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। US ने ईरानियन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को रिप्लेस किया था। और जब आप वो वाली प्लेबुक और दस्तावेज़ात उठा के देखते हैं तो आपको प्रिसाइसली एग्जैक्टली चैप्टर बाय चैप्टर, प्लेयर बाय प्लेयर, एक्टर बाय एक्टर आपको यहाँ सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि ये एग्जैक्टली उसी तरह हो रहा है। और आप सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वाकई उसमें आपको तमाम जितने भी एक सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं वो नज़र आता है। अब ये बात अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है ये चीज़ हो रही है, मुल्क का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसका एलामिया जारी किया, उसके बाद कुछ लोगों ने कहा जी उस पर तो दस्तखत नहीं होते। आज से पहले किसी NSC की मीटिंग पर दस्तखत हुए? नहीं होते भाई दस्तखत उस पर। वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएँ, प्रोड्यूस कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले ये कोशिश हुई कि जनाब इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा, वज़ीर आज़म को ये पब्लिक नहीं करने चाहिए। काबीना की मीटिंग हुई, फिर NSC जी NSC की इस पर क्या ज़रूरत है, NSC आ गई, वहाँ भी ऑथेंटिकेशन होगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। आज भी 2 अदद वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े हुए, एक खातून थी और एक और वकील, उन्होंने कहा जी बुलाएं एम्बेसडर असद मजीद साहब को, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो उस पर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा जी हम इस वक्त सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस देख रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस अगर देख रहे हैं तो जो
रूल 28 है रूल्स ऑफ प्रोसीजर नेशनल असेंबली का 2007, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि जब तक स्पीकर की रूलिंग फाइनल होगी, जब तक कोई और मोशन आके उसे रिवर्स नहीं करता, ओवर रूल नहीं करता। और फिर आर्टिकल 69 की भी बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो आज मौजूद जज साहिबा ने उठाया वो तो बड़ा क्लियर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये जो लार्जर इशू है, क्या ये लार्जर इशू इस तरह ख़त्म हो जाएगा जब आप इस पर डिबेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे? आई थिंक ये जो रज़ा रब्बानी भी कह रहे हैं, साथ दूसरे मखदूम अली ख़ान ने भी कहा कि जी बुलाएं, इन चैम्बर की क्या ज़रूरत है? हम पाकिस्तानी अवाम इस आईन पाकिस्तान के तहत जो रियासत बनती है, जिसको रियासत पाकिस्तान कहते हैं, उसका जो बुनियादी इंग्रेडिएंट है वो लोग हैं, वो पाकिस्तानी अवाम है, द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो बाकी स्टेट का ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं। तो बाकी सारे जो हमारे भाई बहन मुख्तलिफ इदारों में बैठे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे होते हैं, गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, वो सारे हमारे ही नाम पे तो काम कर रहे होते हैं। और फिर ये आर्गूमेंट लिया जाए जी इन कैमरा कर लें, हम ही को इससे आगाह ना करें, हम आवाम को ही आगाह ना करें, जिसके नाम पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कि आईन पाकिस्तान जो इस्टेब्लिश ऑर्डर कर रहा है, स्टेट का ऑर्डर कर रहा है, वो तो आपके लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, हर पाकिस्तानी के लिए कर रहा है। ये रियासत चलती कैसे? ये टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। हर पाकिस्तानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्स देता है, और उसी के ये मामलात ना बताए जाएं। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म चीख के कह रहा है, जलसों में कह रहा है, काबीना में कह रहा है, इंटरव्यूज़ में अपने कह रहा है, मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ये बात कर रहा है, अब तो वो भी छोड़ें, अब तो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जो वो स्टेटमेंट आई है, वो बड़ी डायरेक्ट किस्म की एक स्टेटमेंट है इस हवाले से कि जनाब पाकिस्तान में ये सारा कुछ जो हुआ यूएस की वजह से हो रहा है। वो अब इसमें आपको डिफरेंट ये सारी चीज़ें आ रही। अगर इसको आप अंडर द रग अगर आप इसे ब्रश कर देंगे, ये इशू जाने वाला नहीं है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको एक और अशफाक मिसाल देता हूँ। 1967 अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको बाकायदा रिपोर्ट किया कि जनाब ये फॉरेन एजेंट्स के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ शेख मुजीब और उसके साथियों की मुलाकातें हो रही हैं और इस पे एक्शन लेना चाहिए। मामला गया सारा, अयूब खान साहब को रिपोर्ट हुआ, लेकिन सियासी मसलहत के तौर पर शेख मुजीब अरेस्ट भी हुए, लेकिन सियासी मसलियत के तौर पे छोड़ दिया गया। और कौम ने नतीजा क्या देखा कि जनाब ईस्ट पाकिस्तान बना। आज जो कुछ हो रहा है ये सेकंड रिजीम चेंज प्रोजेक्ट है पिछले 20 साल में पाकिस्तान में। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जनरल मुशर्रफ साहब, एक पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बैठे थे। हुआ क्या वहाँ पे? और ये सारी रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है, इसका खुद जो इसके करेक्टर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने भी खुद कहा कि हाँ एनआरओ देना मेरी गलती थी। और वो बातचीत किससे कर रहे थे? कॉन्डोलीजा राइस से कर रहे थे। वो बातचीत किससे कर रहे थे? मार्क लायल ग्रांट से कर रहे थे। बातचीत किससे कर रहे थे? जैक स्ट्रॉ से कर रहे थे। मुलाकातें अबू धाबी में किसकी हो रही थी? जनरल कियानी बतौर DGISI जाके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिले। नवाज शरीफ जो उस वक्त लंदन में थे वो किससे मिल रहे थे? वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ मिल रहे थे। और काम सारा क्या हो रहा था? पाकिस्तान में एक मीडिया की कैंपेन बनी, एक बाकी लॉयर्स की मूवमेंट बनी, सिविल सोसाइटी का एक प्रेशर बना सारा, और आप उसमें जितनी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो भी सारे करैक्टर सामने। और अल्टीमेटली आपने उस रिजीम चेंज प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन देखी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के वही लोग मिलकर जनरल मुशर्रफ को आपने बाहर किया। आज जब इमरान खान कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत के खिलाफ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है, तो करैक्टर्स कौन से आपको नजर आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी, नून लीग। अच्छा, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कौन सा है? जो कि वजीर आज़म ने जिक्र भी किया कि जनाब मुलाकातें होती रही हैं US डिप्लोमेट्स के साथ। अच्छा चले, और तो आपकी ऑफिशियल मुलाकातें होती हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड। PTI के जितने डिसिडेंट हुए पार्लियामेंटेरियंस, उनके साथ भी मुलाकातें। लाहौर के जो काउंसिल जनरल हैं माशाल्लाह, उनकी एक्टिविटीज़ आप देखें, तस्वीर, और वो सारी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस हैं। वो हर एक से जाके, किसी और मुल्क में इस तरह से होता है कि फॉरेन डिप्लोमेट जाके हर एक सियासतदान से ओपनली मिल रहे हो और फिर मुल्क का वजीर आजम चीख के कह रहे हो। आज हो क्या रहा है? आज कोई इदारा इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं, क्योंकि जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और अगर ये खत सामने आ गया फिर तो वो इंकिशाफात होंगे कि आप, मैं, सब पाकिस्तानी हैरान हो जाएंगे यार इस मुल्क में हो क्या रहा है। हमने 1900 चले काशिफ साहब और भी कुछ है सर, आप ये फरमा दीजिएगा कि एक तो यही सवाल आपसे आ जाएगा तो पता लग जाएगा है कुछ कि नहीं है। जी काशिफ भाई, आपसे भी सवाल यही है कि जो अरशद साहब से किया था कि एक तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो कौन कहाँ भागेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो इतना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है मुख्तलिफ इदारों पर, जिसका मैंने हवाला भी दिया कि फेक न्यूज़ क्रिएट की जा रही हैं, फिर प्रेशर डाला जा रहा है कि आए जी इस पे जवाब दें, ट्विटर पे, मुख्तलिफ जगह पे, TV चैनल्स पे, आज कोर्ट में जिस तरह से ISI चीफ को बुलाने की बात की गई, ये क्या चाह रही है ऑपोजिशन?
हकायक की तलाश। देखिए ऑपोजिशन इलेक्शन में जाना, यू हैव टू बी, आई एम श्योर वी आर ऑल अवेयर कि अगर ये बात ठीक हो गई, सुप्रीम कोर्ट इसको अपहोल्ड कर भी देती, कहते हैं हम इंटरफेयर नहीं करते तो इलेक्शंस होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको नल भी कर देती है, फिर भी मुझे लगता है कि जल्द इलेक्शंस होंगे, कुछ ज्यादा लंबा अरसा ये असेंबलियां नहीं चलेंगी। इमरान खान साहब के हाथ में ये तलवार देकर कि ये सारे के सारे मुल्क दुश्मन हैं, अमेरिका की गेम खेलते हैं, अमेरिका से पैसे लेकर हुकूमतें गिराते हैं, ये दाग लेकर ऑपोजिशन भी शायद इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। सो ऑपोजिशन क्या कर रही है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट गई है ताकि इसको, Which is a legitimate and fair argument and demand होना उनकी चाहिए। कोशिश तो अपनी जगह ठीक है, सियासी कोशिश तो यही है सारों की कि वो जो व्यू रखते हैं वो व्यू इंडोर्स हो सुप्रीम कोर्ट से। वो गए हैं ताकि इमरान खान साहब का ये व्यू अगर इंडोर्स हो गया तो उनके लिए आने वाले दिनों में और इलेक्शंस में मुश्किल होगी। वो इसको उलटना चाहते हैं, थोड़ा टाइम चाहते हैं ताकि ये व्यू को न्यूट्रलाइज करने की थोड़ी कोशिश कर सकें, उसके बाद इलेक्शंस में जाए। ठीक है, तो भाई ऑपोजिशन एक और चीज मैं ऐड कर दूं उसके अंदर। अच्छा, दूसरा ये है कि साबिर शाह के साहब, अगर एक चीज ऐड कर दूं उसमें, करें सर। देखिए आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, ये खबरों की बात चल रही। देखिए मसला ये, मैं बड़े दिनों से और बड़े अरसे से हम सब जानते हैं, मसला ये है कि हमारा मीडिया जो है ना वो भी और हमारी सोसाइटी भी बड़ी पोलराइज्ड हो गई है। इट्स अ वेरी पोलराइज्ड सोसाइटी और इट्स अ पोलराइज्ड मीडिया। उसने अपनी अपनी साइडें पकड़ी हुई हैं, सब अपनी अपनी साइडों की को खुलेआम डिफेंड करते हैं, दूसरे को खुलेआम लताड़ते हैं। सही बात तो कहनी चाहिए, बस सही बात कहनी चाहिए जो अब मैं मानता हूं कि सही होनी चाहिए, लेकिन अगर को लगता है वो ठीक कह रहे हैं, आपको लगता है आप ठीक कह रहे हैं, नहीं, लेकिन मामला अगर नेशनल सिक्योरिटी का हो तो फिर तो देयर हैज टू बी अ साइड। देखिए बात यह है कि मैं आपको बता देता हूं जी कि पोलराइजेशन से अगर आप मुतासर होना शुरू हो जाएं और उस पोलराइजेशन की वजह से आप कहें कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना, तो कल से आज 3-4 चीजें। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी, ये डाउन की खबर है कि 6 महीने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। ये आज की हेयरिंग से पहले 3 दबाव डाले गए। रज़ा रब्बानी ने हवाला भी दिया, 3 दबाव। इधर डाउन की खबर थी, अंदर कोर्ट रूम में, आज के अंदर कोर्ट रूम में रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है जी, आप इसको लिंक कर लें कि किस तरीके से दबाव डाला जाए। नंबर 2, कल एक यलगार की गई कि DGISPR वजाहत करें, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब आ गए, जरदारी साहब आ गया, मुस्लिम लीग नवाज, आप अपना पॉइंट मौलाना साहब का भी स्टेटमेंट आया था आए, मौलाना साहब आ गए, उस पे स्टेटमेंट, और फिर ये उस पे स्टेटमेंट आ गया ना कल, मैं बताता हूँ इसे, न्यूज़ की खबर आ गई। उसका मतलब ये था कि शायद उस तरफ से कुछ ना आए और उसका इम्पैक्ट होगा आज की हेयरिंग पे। ये दूसरी फेक न्यूज़, ठीक है जी, 2 फेक न्यूज़ इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि आए जी, इन्वॉल्व करना है, बाकायदा सारे मिलकर खेल रहे हैं। अगर न्यूट्रल बैठे हैं, नहीं कुछ चीज कर रहे हैं, तो क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? अगर हेयरिंग हो रही है और ऑनरेबल जजेस सुन रहे हैं, वहां पे वकीला मौजूद हैं, वो न्यूट्रल बैठे, कुछ उसके नहीं कर बाद रहे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट दे दी, और इलेक्शन कमीशन कह जी हमने ऐसी कोई खबर नहीं दी, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। दूसरी फेक न्यूज़, तीसरी फेक न्यूज़ कल रात चलाई गई कि ये जो रूलिंग है ये स्पीकर की मर्जी के खिलाफ थी। स्पीकर कल रात को मैं जब फोन किया हंस रहे थे सारे, विलिंग नहीं था, उसका भी असर था कि डाला जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। वो उसकी भी तरदीद आ गई फौरन, और आज ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया। डिटेल्ड रूलिंग पे साइन है, असर कैसे साइन मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस एंगल पे चले जाएं, पोलराइजेशन बहुत है भाई। पोलराइजेशन एक चीज को, सच को झूठ साबित करने के लिए, और आर्टिकल 69 ये अगर ये सारे तुले हुए हैं तो इसका मतलब है कि बात तो सच करनी चाहिए। इसका मतलब अच्छा, स्पीकर साहब से मुतालिक भी खबर आई थी ना कि वो तो चाहते ही नहीं थे, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 के खिलाफ थे, वो चाह रहे थे कि मैं ये करना ही नहीं चाहता, इसी वजह से वो आए नहीं। हालांकि साइन सबसे नीचे उन्हीं के थे उस पे, सर उनके साइन है। उन्होंने अपोजिशन ने उस दिन ये किया कि वो एक तस्वीर इमरान खान साहब की छपी और जिसपे वो पेपर साइन कर रहे थे, वो रेफरेंस भेज रहे थे मुनहरिफ अरकान के बारे में। इन्होंने समझा कि आज PTI के अरकान इस्तीफ़ा दे देंगे कौमी असम्बली से, और वो इस्तीफ़े प्रोसेस करने हैं स्पीकर ने, और जो रेफरेंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के वो भी स्पीकर ने प्रोसेस करने हैं। उनके खिलाफ तो फ़ौरन तहरीक अदम एतमाद डालें।
अब वो तहरीक अदम डाल गई। अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं आना था, और डिप्टी स्पीकर की आज से पहले कितनी रूलिंग्स हैं जिनको चैलेंज किया गया है कोर्ट में आके, क्योंकि डिप्टी स्पीकर तो दूर की बात है, जो शख्स चेयर पे बैठा हो, स्पीकर की चेयर पे बैठा हो, वो भी स्पीकर कहलाता है। कल हमने वो दिखाया भी था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहते रूल्स में लिखा हुआ है कि स्पीकर मींस डिप्टी स्पीकर, स्पीकर मींस वो ये जो भी शख्स जो के चेयर पे, जो उस वक्त चेयर कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर है सारी पावर्स उसके पास आ जाती है ना, ये नहीं कि बस उसको इजलास चलाने की इजाजत दे दी जाए। अगर 2-3 मीडिया हाउसेज और 5-7 एंकर और अपोजिशन जमातें मिलके एक रॉन्ग नैरेटिव और रॉन्ग परसेप्शन करना चाह रही हैं डेवलप, तो उसकी नफी करनी चाहिए। अच्छा, वो पिंडोरा बॉक्स का जरा तस्करा कर लें कि ये जो कहा जा रहा है कि मेमो अगर आ जाता है, सामने चीजें ले आई जाती हैं और पिंडोरा बॉक्स उससे खुल जाएगा, तो किस किस के नाम आ सकते हैं आपकी नजर में साबिर शाह के साथ? ये तो आप अशफाक ऐसी बात कर रहे हैं कि क्लासिफाइड पेपर है, उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजीर आजम साहब उसको डीक्लासिफाई कर सकते हैं? उस तरह बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, पूरा मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ कि सेक्रेटरी खारजा साहब से मुलाकात हुई है वजीर आजम साहब की, ठीक है, वजीर आजम साहब ने बुलाया और जाहिर है कि उसके अंदर डिस्कशन में वो मेमो भी आया जिसके बारे में बात हो रही है जो क्लासिफाइड है, तो क्या वजीर आजम साहब कर सकते हैं उसको डीक्लासिफाई? पावर्स हैं उनके पास, रखते हैं वो ये इख्तियार? बिल्कुल अभी सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त तक, और जब तक नया वजीर आजम नहीं आ जाता वो वजीर आजम हैं। और हमें, मैं अगेन दोबारा कह दूं कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम कर रहे हैं असूलों पे मबनी गुफ्तगू। ना वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो हमारी कोई फूफी के बेटे हैं, ना ही आने वाले कोई रिश्तेदार होंगे, ना जो इनसे पहले थे वो रिश्तेदार हैं। हम असूलों पे मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो असूल है, जो आइन है, उसके अकॉर्डिंगली रहना चाहिए, और उससे हट के अगर एक बाकायदा तौर पे हमें पता चल गया है कि एक एजेंडा है और वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो हम उसके ख़िलाफ़ बात तो करेंगे और करनी चाहिए। इससे कता नज़र के कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ना हमने पहलों वाले से कुछ लिया, ना इनसे लिया, ना आने वालों से लेंगे। तो जो चीज़ें एक बाकायदा तौर पे कल रात से ये शुरू, जिस दिन से ये कार्रवाई हुई है, और उसको अनडू करना है तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। फिर ये सिर्फ इतनी सादा बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा है। अब तहरीक अदम एतमाद पे जो फैसला है वो होना है जी 3 दिन से लेकर 7 दिन, वो भी पूरी हो चुकी है। वो तहरीक अदम एतमाद सुप्रीम पार्लियामेंट कौमी असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक वो गैर मुअस्सर हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। अब जब 7 दिन के बाद कुछ हो ही नहीं सकता, वो दिन भी गुजर गए, तो अब ये सारे का सारा क्या करेंगे? क्या उस सारे आर्टिकल 95 क्या कहता है, आर्टिकल 94 क्या कहता है? उसमें पूरा रोड मैप दिया है। 3 दिन से पहले नहीं हो सकता, 7 दिन के बाद नहीं हो सकता। वो आखिरी दिन वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अच्छा, क्या उसको तहरीक अदम, वो सारे का सारा, यानी कि इस एक एक्ट के लिए क्या वो सारे आर्टिकल्स को रिव्यू करेंगे? इसमें क्या वो सारे आर्टिकल देना चाह रहे हैं? अर्शद साहब, इसी पे यही बात आपसे कि क्या इस वक्त जो सारा कुछ हो चुका है, वजीर आजम साहब क्या इख्तियार रखते हैं कि वो इस क्लासिफाइड मैटर को डिक्लासिफाई कर लें और आज नहीं रख लें अपने पास, मतलब कभी किसी मुनासिब वक्त पर अगर बहुत ही ज़रूरी हो जाए तो फिर आवाम के सामने ले आएं कि भाई ये मामला था, ये चीज़ें थी सारी? जी अशफाक, बिल्कुल वज़ीर आज़म इस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उनके पास बिल्कुल ये पावर है कि वो किसी भी ऑफिशियल को डायरेक्ट करके कोई भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसे डीक्लासिफाई कर सकते हैं। और जो क्लासिफिकेशन के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका कॉन्फिडेंशियल है, रिस्ट्रिक्टेड है, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, फॉर आइज ओनली है, जो भी ऑफिशियल, अगर वो सेक्शन ऑफिसर ने उसकी क्लासिफिकेशन की है, द सेम सेक्शन ऑफिसर कैन डीक्लासीफाई दैट डॉक्यूमेंट, जो भी उसने रिस्ट्रिक्शन उस हवाले से उस पर लगाई है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दूसरा एक और अहम सवाल था डिप्टी स्पीकर के हवाले से। जब आप नेशनल असेंबली के रूल्स 2007 उठाते हैं तो उसमें स्पीकर का मतलब क्या है, डेफिनेशन में दिया हुआ है बुनियादी, कि स्पीकर मीन्स द स्पीकर ऑफ द असेंबली एंड इंक्लूड्स द डिप्टी स्पीकर और एनी अदर मेंबर फॉर द टाइम बीइंग एक्टिंग एज अ चेयरपर्सन। जो पैनल ऑफ चेयर होता है वो भी तमाम इख्तियारात स्पीकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उन रूल्स में दिया हुआ है। जो साबिर ने इंतहाई अहम बात की ना कि 3 दिन और 7 दिन,
अब इस वक्त इशू क्या हुआ है। अगर इन केस ये रिवर्स भी हो जाता है सारा प्रोसेस, जो कि मौजूद जज साहिबान देख भी रहे हैं, 3 दिन और 7 दिन, तो अब वो 7 दिन वाली चीज़ भी चली गई। और नवाज शरीफ केस में मेरे ख्याल 6 हफ्ते बाद फैसला आया था, तो इतनी जल्दी किस चीज़ की है भाई? अगर फैसला आता भी है तो उसके बाद अब जो सिचुएशन बनेगी, इसका मतलब है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आपको दोबारा मूव करना पड़ेगा। तमाम वफाकी हुकूमत और असेंबलियां जो ऑर्डर्स आ चुके हैं वो सारे के सारे रिवर्स करने पड़ेंगे, और दोबारा से इस दौरान और 7 दिन वाला प्रोसेस गवर्नमेंट आपके सामने आ चुकी होगी इसी हफ्ते। देखिए, अगर ये तो अब अशफाक डिपेंड करता है ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। अब केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोसेस भी प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनिशिएट कर दिया है। साबिक जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम उन्होंने दे दिया है, और उन्होंने अपना गालिबन कॉन्सेंट भी इस हवाले से खबरें आई हैं कि दे दिया है। तो प्रोसेस तो अब इन मोशन है। अब जो ख्वाहिशात थी कि जनाब हम आएंगे, हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम गवर्नमेंट अगले 1.5 साल के लिए बनाएंगे, इलेक्शन हम खुद करवाएंगे, ये नैब खत्म करेंगे, इलेक्टोरल लॉज में ये तब्दीलियां करेंगे, लोग लगाएंगे, फिर इलेक्शन में जाएंगे। चूर हुए। अदरवाइज डिमांड क्या थी? कल काशिफ साहब ने भी अपने प्रोग्राम में बहुत अच्छे इन्हीं के बयानात सुनाए कि हर कोई तो ये इलेक्शन मांग रहा था। इलेक्शंस इमरान खान साहब ने कहा जाएं, आए जी मैं भी इलेक्शंस पे आ गया हूँ, आपके मुतालबात मान लेता हूँ। अब वहाँ से भागने की क्या ज़रूरत है? अल्टीमेट फैसला जो है वो तो पाकिस्तानी अवाम ने करना है। वो आए, अवाम के पास आए, और ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं उस सारी कोर्ट की डिबेट और लीगल अच्छा है, वो तो कौम के लिए आइंदा प्रेसिडेंट्स भी बनेंगे कि कैसे चीज़ें चलनी है। फैसला फाइनल अवाम ने करना है। लेकिन ये जो ख़त है ये जान नहीं छोड़ने वाला, और काशिफ ने बहुत अच्छी बात की कि अपोजिशन को चाहिए कि ये इंसिस्ट करें कि इस मैटर को वन वे और इन अदर क्लियर करें, यह क्योंकि अब इस वक्त ये इमरान खान साहब के हाथ में बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल वेपन है, और जब तक ये पूरी तरह केस क्लोजर पे नहीं जाता है, कोई कमीशन बनता है, कोई JIT बनती है, इस पे इंक्वायरी होती है, कोई अब इस पे ऑफिशियल फाइंडिंग आती है, ये वो वाला इमरान खान साहब के पास एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव और वेपन है जिसका ऑपोजिशन मुकाबला नहीं कर सकती। नॉन कन्वेंशनल रिकॉर्ड पे मौजूद हैं जो कि अब आना शुरू हो गई हैं। जी ठीक है। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, यही चीज़ तो वैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी दफ़ा कहा कि भाई हमारा मसला ये है कि इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ दें तो बस सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। उन्होंने हुकूमत छोड़ दी, इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। अब ये ऑपोजिशन भाग क्यों रही है सारी चीज़ से? यही तो वो सब चाहते थे। सदर साहब तो अब लेटर भी ले चुके हैं, लिख चुके हैं ऑपोजिशन लीडर को, वहां से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए, जो डील शुरू हुई थी ना अक्टूबर नवंबर में बननी शुरू हुई थी, आज तक जहां पहुंची, जिसमें सारे शामिल हुए, उसमें फैसला ये हुआ था कि मरकज में शहबाज शरीफ साहब हुकूमत करें और चलाएंगे, जरा थोड़ा सा खींचेंगे। दरमियान में आपने पॉज दी है। पॉज फिल द ब्लैंक है, वो आप खुद फिल करेंगे। और पंजाब में हुकूमत बनी थी जिसका जो नॉन PMLN गवर्नमेंट बनी थी, जिसके लिए शुरू में परवेज इलाही साहब का नाम पीपल्स पार्टी के, आपको याद होगा सारी अरेंजमेंट ये हुई थी कि परवेज इलाही साहब वजीर आला बनेंगे। और एक देखें, हमेशा पाकिस्तान में इलेक्शन का नक्शा एक बनता है कि इस इलेक्शन के अंदर क्या होगा, किसको कैसे करना है, किसको कितनी सीटें मिलनी है, क्या करना क्या नहीं करना, एक मैनेजमेंट होती है इलेक्शन की। इस दफा ये इलेक्शन इस तरह आ गए हैं कि कोई इस इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तो ख्वाहिश थी कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए। मैं तो अभी उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हम तो अभी भी कहते हैं फौरी होने चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट ऐसी की हुई है जिसके ऊपर वो अब पीपल्स पार्टी के साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को वक्त चाहिए क्योंकि उन्होंने आगे अरेंजमेंट ऐसी की हुई है जिनमें उनको जिसको काम पूरा करने के लिए उनको वक्त चाहिए। सो ये सारी जो गेम, जो इनिशियल गेम जहां से शुरू हुई थी, वरना आसान बात है अगर समझते हैं कि आइन की वायलेशन है, आइन की वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट उस आइन वायलेशन को खत्म करे और साथ ही कह के जनाब बताएं क्या करना होगा। जी अब आप एक काम करें, इधर से इलेक्शन अनाउंस करते हैं, क्या वापस जाएंगे क्योंकि गन तो पड़ गया। लेकिन वो कहते हैं नहीं, वापस सिर्फ अकेले वापस नहीं करना, दी करेक्शन ठीक है। अगर उनको लगता है कि करेक्शन होनी चाहिए, आर्टिकल 5 का इस्तेमाल गलत हुआ, उसके बाद तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। वो बात आपको नहीं आ रही है अभी तक लग ऐसे रहा है कि वो चाहते हैं कि वापस जाएं, दोबारा वोटिंग हो, इमरान खान साहब हटे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, और उसके बाद नहीं यानी कि जिनको हटाना चाहते थे उनको फिर से वजीर आजम बनाए और फिर से उनको हटाएं। जी वो ये चाह रहे हैं कि वजीर आजम बने, फिर वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आए, वो कामयाब हो, नया वजीर आजम का इलेक्शन हो, शहबाज शरीफ साहब वो बने। ये सारी देखे गेम तो फिर जिसने बनाई है फिर वो गेम तो आगे चलाएंगे ना। अच्छा साबिर शाकिर साहब, तो गए होंगे आप सर अब जरा ये हमजा शहबाज साहब का जो स्टेटमेंट आया, बड़ा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, कहते हैं कि परवेज इलाही साहब को वार्न कर रहे हैं भाई कि
वार्न करना चाहता हूं कि होश के नाखून लें, और गंडासा लेकर निकले हैं तो हमारे पास भी गंडासा है। और फिर साथ ही कह रहे हैं कि मुश्किल से 50 लोग थे, जब 10,000 मुस्लिम लीग का कारकुन आएगा फिर कश्तो खून होगा। ये कहाँ जाते देख रहे हैं मामला, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं हमजा शहबाज साहब की जानिब से? उनका सिर्फ एक ही मतवा नज़र है शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का, सारी बातें करने का वो एक ही लेना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है वो उससे बच जाएं, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तारीख़ मुकर्रर हो चुकी है, अदालत उनको बुला चुकी है, बार बार इसको मौखर किया जा रहा है और ये जाते नहीं, या फिर कोई और वजह टेक्निकल इश्यूज़ टेक्टिकल के तौर पे कोई ना कोई, तो फ़र्द जुर्म अगर आम आदमी होता तो कब तक की फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी होती। तो वो सिर्फ इससे बचना चाहते हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद हो गई तो ट्रायल शुरू हो जाएगा डे टू डे बेसिस पे, और कभी ये इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। और मुझे एक और भी लग रहा है, क्योंकि अगली वजह मैं बता दूं कि ये क्यों चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सारे प्रोसेस को अनडू करें। उसकी रीज़न है कि अगर ये केयर टेकर सेटअप आ जाता है और आम इंतखाबात की तरफ मामला बढ़ते हैं तो इन पे तो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी होगी, ये तो उस वक्त ट्रायल भुगत रहे होंगे, ये तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर उन मुकदमात का फ़ैसला होना है, जिसके बारे में अंधे से अंधा आदमी भी जानता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं, उसमें ये नहीं बच सकते। इसीलिए तो ये फ़र्द जुर्म से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आम इंतखाबात लड़ेंगे या फिर अपने ये मुकदमात का सामना करेंगे। तो इसलिए भी इनका मसला यही आता है साबिर साहब कि इतने अरसा बच गए तो वो आगे भी बच जाएंगे। मतलब उनके जहन में तो यही होगा ना कि किसी न किसी तरीके से। सर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने अदालतों में जाना है, तारीखी भी भुगतनी है, इलेक्शन कैंपेन भी चलानी है, और उस वक्त ये इस पे मैं अगली बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी बड़ी खुश होगी और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और हो सकता है वो इस्तदा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनसे पूछे भी कि बताएं जी क्या करना है, इंतखाबात की तरफ जाना है कि नहीं, तो हो सकता है वो अपनी विल जाहिर कर दें कि जी इलेक्शन की तरफ जाना है। उसकी वजह है कि उन्हें भी पंजाब में मैदान चाहिए, सियासत के मैदान में ज़रा स्पेस चाहिए, तो वो भी चाहते हैं अंदर से कि ये शरीफ जो हैं इनसे जान छूटे। और नवाज शरीफ, मरियम सफदर साहबा आउट हो चुकी हैं, अगर ये फेक अकाउंट्स में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज भी बुक होते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ी विन विन पोजीशन है। चलें अरशद साहब, सर आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? ये जो सारा सिलसिला है, ये जो बयानात आ रहे हैं खासतौर पर पंजाब की पॉलिटिक्स को लेके, हमजा शहबाज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जो मामला आगे चला गया है अब 16 तारीख तक, क्या होता देख रहे हैं आप? देखिए, जो स्पीकर के पास पावर्स हैं कि किसी भी अगर किसी ने फ्लोर क्रॉस किया है और जो कानून में तब्दीली की गई थी तो उसके मुताबिक वो उनके वोट्स को काउंटिंग में ना आए, वो स्पीकर की रूलिंग है और मेरा ख्याल वो फाइनल ही होगी, जो कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं मामला स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से, रूलिंग्स के हवाले से और जितने भी रूल्स इस हवाले से। तो वहाँ पे अगर जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है उनका आइंदा का मुस्तकबिल जो है 63A की एक पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग भी पड़ी है। अब मामलात अगर वहाँ पे 16 तारीख तक चले गए, 6 अप्रैल कल के इंतखाबात शेड्यूल्ड थे, 16 तक चले गए, तो इसमें आपको काफ़ी सारे मामलात और होते हुए नज़र आएंगे। और साबिर साहब ने बिल्कुल सही कहा, 11 तारीख को दोबारा बुला लिया गया है इन हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को फ़र्द जुर्मायत होने के लिए। और बहुत से लोग आज पाकिस्तान में ये सवाल भी कर रहे हैं कि ये वही अपोजिशन है जिनको जब ये केस फाइल हुआ तो इतनी जल्दी है कि अदालतों में इन केसेस के सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला करे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि जनाब हर दफ़ा इनको बेल मिल रही है। 2016 में पनामा केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद बेल, मुतवातिर बेल पे बेल, बेल पे बेल। उन केसेस के कंक्लूजन पे हमने कभी इतनी आहो पुकार नहीं सुनी कि जनाब ये तो करप्शन के केसेस थे, आइदर वे इनका फैसला सही है कि गलत हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या चोर हैं वाकई। और जितना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे इदारे लेके आए हैं, और अगर वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गलत था तो जितने भी फिर ऑफिशियल्स उनमें GITs में इन्वॉल्व थे, उन कमीशंस में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ फिर एक्शन होना चाहिए, कानून तो ये बनना चाहिए ताकि आइंदा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए कोई सरकारी इदारों को इस्तेमाल ना कर सके। अब सिर्फ मैं थोड़ी सी आपको चंद केसेस की, आप अगर आपके पास टाइम है तो मैं चाहूँगा कि मैं काशिफ वासी साहब से भी इसी पे नुक्ता नज़र ले लूँ। पंजाब की पॉलिटिक्स पे वक्त हमारे पास अभी थोड़ा कम है,
तो काशिफ साहब आप जरा फरमा दीजिएगा कि ये तो जाहिर है कि मामला एक मेरा ख्याल है तरफ अरशद साहब को पढ़ना चाहते हैं नहीं, इनको आप मैं please। टाइम कंसीड करता हूं, अरशद साहब से सुन लेंगे मेरा ख्याल है नहीं, इन्होंने कुछ नहीं, कहा नहीं, था। पहले पहले नहीं, नहीं, काशिफ काशिफ, काशिफ काशिफ चले जी डिसाइड कर लें आप काशिफ लोग। काशिफ 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 अफवाह नहीं, नहीं, तफहीम काशिफ जी क्या हाँ, तय हो गया, पाया काशिफ हो गया काशिफ भी कंसीड जी काशिफ भाई आप कर दें सर, ये क्या होने जा रहा है पंजाब की पॉलिटिक्स में, जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ये इजलास भी आगे चला गया, निबट जाएगा इससे पहले मामला आपके ख्याल में? देखिए मेरा ख्याल है ये मरकज की तरफ देख रहे हैं सारे, मरकज का अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि असेंबलियां अगर मरकज गया तो पंजाब कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। दूसरा ये भी जो डेट्स आगे जा रही हैं उससे बड़ा वाजह है कि मेरा ख्याल है नंबर भी पूरे नहीं हो रहे परवेज़ इलाही साहब के पास। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है, जो सूबा उनके कंट्रोल में है, उसमें कोशिश होगी कि अगर मरकज़ के इंतखाबात हो रहे हैं या मरकज़ की वो असेंबली तोड़ने में कामयाब हो गए कि तमाम सूबों में असेंबलियाँ तोड़ेंगे, और ताकि किसी के पास, किसी सिंध के पास या किसी और के पास ऑप्शन ही ना रह जाए कि वो असेंबली कंटिन्यू कर सके। सो मेरा ख्याल है ये 10-12 दिन तो उसके पहला मुलतवी हुआ क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं है, लेकिन ये सारों की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है। जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी मेरा ख्याल है सबको उसी तरफ जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है पंजाब का इजलास इसलिए मुलतवी किया गया 16 तक, तो उनको भी शायद कोई इशारा ना हो गया हो या अंदाज़ा कि ये इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है मामला, तो चले। इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है? लेट्स सी के डिसीजन क्या आता है। बहुत नंबर शुक्रिया। पूरे कोई नहीं तो भी देख रहे होने कि पहले वो सेटल हो जाए उसके बाद करिए पंजाब सेटल। चले सर, बहुत शुक्रिया जी साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी साहब, और बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। और इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको गवर्नर बनने की। मेरे फेडरल मिनिस्टर्स और ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार, मेंबर पार्लियामेंट्स और पीछे लाहौर के मेरे वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, मैं सबसे पहले अब मेरे कारकुनों सुनने बड़ा ज़रूरी पैगाम आपके लिए मैं लेके आया हूं, इसलिए मैं ख़ास तौर पे शफकत महमूद को कहा था कि आज मेरे वर्कर्स को बुलवाओ। देखें, आपको सबको इलेक्शन की तैयारी करनी है। अब इंशाअल्लाह अगले 3 महीने में पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, और इस बारी इलेक्शन में हम बड़ा सोच समझ के अपने नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। हमारे से माजी में गलतियां हुई और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी, तो अब हमने अपनी गलतियों से सीख के जो सबसे पहला हमारा फैसला है कि हमने टिकट्स देने हैं बड़े सोच समझ के। पहले तो जितने भी एमपीज यहां बैठे हैं, जिस तरह खड़े हुए हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह सबको हम टिकट देंगे जो ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया इन्होंने। दूसरी चीज कि एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश हुई है पाकिस्तान से, बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई। यहां हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। ज्यादातर लोगों को जिन्होंने इनका साथ दिया उनको इल्म नहीं था इस साजिश का, लेकिन इनके बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने अचकने सलवाई हुई थी,
पानी किसने अचकन सलवाई हुई थी? किसने अचकन सलवाई हुई थी? क्या हुआ? ओह, अच्छा सुने 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 जरा, ताकि मुझे ऊंचा ना बोलना पड़े। बस बस बस। अच्छा, मैंने आप सबको बताना है कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि ये सियासत सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। ये वो लोग हैं, ये जो थ्री स्टूजेस हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, चोरी करके इस मुल्क से पैसा, 30 साल से मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं। और जिन जिन का इस मुल्क से पैसा बाहर है, वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि अगर हम मकरूज हैं तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलामी करोगे, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। और आज ये जो तमाशा हो रहा है वारी होटल में, जिधर इन्होंने लोगों के जमीर खरीद के, और जिसमें से हमारे लोग भी हैं, जो जमीर खरीद के ये अवारी होटल में बंद किए हुआ है, सारी कौम के सामने हमारी जमहूरियत, हमारी कौम की सलामियत, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, ये सारे तबाह कर रहे हैं अपने जमीर बेच के। मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि ये जो तमाशा हो रहा है आप सबके सामने, ये जो लोग आते हैं पीटीआई की वोट के ऊपर और कई रिजर्व सीट्स पे आए हैं और वो फिर अपने जमीर का सौदा करते हैं। मैं तो जो अदालत में हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। मुल्क के भी गद्दार हैं ये, जमहूरियत के भी गद्दार हैं, और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनसे भी गद्दारी कर रहे हैं। जब तक हम इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, हमेशा हमारी जमहूरियत का ये सौदा करेंगे। ये सोचें कि आज ये हालात हैं कि अगर बाहर का कोई मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क की हुकूमत गिराना चाहे तो सिर्फ 10-15 अरब रुपए, 10-15 अरब रुपए में वो 20-30 लोगों को खरीदे और गवर्नमेंट गिरा दे। ये कौन सी जमहूरियत है? और इसलिए हम इनका पूरी तरह मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं इन गद्दारों के खिलाफ। ये गद्दार हैं, ये जिन्होंने बैरूनी मुल्क साजिश में शिरकत की, ये सब गद्दार हैं। और मैं अपनी सारी वर्कर्स को कह रहा हूं कि आपने हर रोज मुजाहरा करना है। एक जिंदा कौम
इस साजिश के खिलाफ खड़ी होती है। इस्लामाबाद में F9 पार्क में मैं इशा के बाद अपनी कौम को बुला रहा हूं कि आके मुजाहरा करें इसके खिलाफ, इन गद्दारों के खिलाफ। और गद्दारी क्या होती है, मुझे बताएं, और गद्दारी क्या होती है कि बैरून मुल्क की साजिश में हुकूमत गिराने के लिए आप लोगों को खरीदें, और गद्दारी क्या है? और इसके लिए मैं आज फिर सारी कौम को कहता हूं कि अगर आज हम इस गद्दारी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम उनका मुस्तकबिल अंधेरे में डाल रहे हैं। कोई भी यह कर सकता है कि आज हिंदुस्तान फैसला करे कि पाकिस्तान की हुकूमत गिरानी है, तो कितनी जरूरत, 10, 15, 20 अरब रुपए में हुकूमत गिरा देंगे वो। इसलिए आज फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान, हमारे मुल्क में ये डिफाइनिंग मोमेंट है। हम इसको कामयाब होने देंगे, इस मुल्क की जमहूरियत भी तबाह होगी, इस मुल्क का मुस्तकबिल भी तबाह होगा। इसलिए मैं सारी कौम को आज कहता हूं, पुरअमन एहतजाज करना आपका फर्ज है। इस साजिश को शिकस्त देना आपका फर्ज है। और हर जगह अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कह रहा हूं, हमारी तंजीमों को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा इस्लामाबाद में कल जबरदस्त एहतजाज हुआ था, आज फिर F9 पार्क में इशा के बाद एहतजाज होगा। और उसके अलावा आप सब के लिए लाहौर में मैं शफकत महमूद आपको कहता हूं कि लाहौर में ऑर्गेनाइज करें। आपके हर रोज एहतजाज होने चाहिए, और वो इसलिए होने चाहिए कि सारी कौम एक पैगाम दे, जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है उसको पैगाम जाए, और जो यहां उनके गद्दार हैं उनको पैगाम जाए कि ये जिंदा कौम है, ये कभी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए जी, ये बात है कि इसी तरह तो आज हिंदुस्तान फैसला करे तो 10 से 15 अरब में हुकूमत गिरा देगा। ये बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से, उनको दिया गया है। वजीर आजम स्पीच कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने बैरून मुल्क साजिश में शिरकत की, ये सब के सब गद्दार हैं। इन गद्दारों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और बैरून मुल्क से साजिश हो, लोगों को खरीदा जाए, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है। नहीं जी, और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का फोरम इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इमरान ने उस मीटिंग का बहाना बनाकर आइन तोड़ा है। आइन तोड़ना सरप्राइज नहीं, गद्दारी है। आइन शिकनी कोई मजाक नहीं है। इस इजलास के मीटिंग मिनट्स मौजूद होंगे। इदारे भी वजाहत दे सकते हैं कि धमकी आमेज खत की हकीकत क्या है। कौमी सलामती इजलास के एलामिये में किसी बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि एलामिये में गैर सिफारती ज़बान और अंदरूनी उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत का जिक्र है। इस मामले को ना सिर्फ अवाम बल्कि अदलिया के सामने वाज़ेह होना बहुत ही ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया और डिप्लोमेटिक केबल डिस्कस किया गया। जो स्टेटमेंट निकाला गया, उस स्टेटमेंट में कोई फॉरेन साजिश का जिक्र नहीं हुआ। गैर सियासी फोरम को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। बहुत ही ज़रूरी है उस मीटिंग में दूसरे लोग शामिल थे, अपना वर्जन सामने आए। कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने को सरप्राइज नहीं कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन तोड़वाना कोई मजाक नहीं है, गद्दारी है। हम आला अदलिया से अपील करते हैं, हम शायद जिया का कू को नहीं रोक सके और मुशर्रफ का कू को नहीं रोक सके, कि इमरान खान का कू को रुकवा दे। इज्जत के साथ अदम एतमाद का सिलसिला हो। हम साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए तैयार है। अगर इमरान को घर भेजना ही था, हम थे कि जमहूरी तरीके से हम ये काम करें। चले जी, तो ये तो बिलावल भुट्टो साहब का नुक्ता नजर था जो उन्होंने पेश किया, और सियासी मामलात पर बहुत गुफ्तगू हो गई। अब गैर सियासी डेवलपमेंट्स हो रही है, इसलिए करने भी पड़ी गुफ्तगू। अब मामला है गैर सियासी, अब है अवामी, प्योर अवामी मामला, और वो है जनाब मेरा और आपका मामला। वो मामला क्या है? जैसे रमज़ान शुरू होता है, रिलीफ देने के बजाय मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो जाते हैं, महंगाई के हमले शुरू हो जाते हैं, और जिस चीज़ को हाथ लगाओ उसकी कीमत जो है वो दुगनी नहीं अब तिगनी होती है। भाई यकम रमज़ान पे, उससे पहले बल्कि जो चीज़ सपोज मैंने ख़रीदा केले 1 दर्जन, वो तकरीबन 80 से 100 रुपए दर्जन थे। अगले दिन 180 रुपए दर्जन। खरबूजा 80 रुपए किलो था,
और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो 160 170 पे मिल रहा था। ये मतलब आप अंदाज, सेब जो है 200 से 350 रुपए पे चला गया। तरबूज का हिसाब बाकी तरबूज का हिसाब मतलब 80 से भी ऊपर, 80 से 150 पे चला गया भाई। और अचानक पूछ रहे हो क्यों, क्या आपके पास रीजन है? पीछे से महंगा आ रहा है। और पीछे से कहां से महंगा आ रहा है भाई? हमारे पीछे से तो ज्यादा पैसे नहीं आते, ये देखिए हमारे पीछे से महंगा आ रहा है। आप 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर चलना शुरू करेंगे ना, रफ्तार पकड़ेंगे, जैसे जैसे जाएंगे वहां पर आपको मुख्तलिफ कीमतें नजर आएंगी। मुर्गी आज हर की जगह कीमत पर अपनी कीमत लगाई गई है, मतलब 340 रुपए किलो जिंदा, गोश्त जो है वो 480 रुपए। मतलब कहाँ जा रहा है भाई ये मामला, कहाँ है प्राइस कंट्रोल? इंतजामिया कहाँ पर है, ये सवाल उठता है, क्योंकि इंतजामिया का काम है इन चीजों को मॉनिटर करना। सो रही है जी। प्राइस लिस्ट तो आप आवेजा कर देते हैं, लेकिन उस पर कौन अमल कर रहा है, किसने अमल करवाना है, ये किसका काम है? आपका काम है। क्यों सो रहे हैं आप? अंजुम वहाब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। वहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है, बाहर जो है सब्जी और फल किस भाव मिल रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी अंजुम। माह रमज़ान महंगाई इनका चूली दामन का साथ है। ज़ख़ीरा खोर माफिया, ताजिर बरादरी, फल फरोश, दूध फरोश, सब्ज़ी फरोश, गोश्त फरोश, चिकन फरोश, इन्होंने तहैया कर लिया है कि रमज़ान शुरू होगा, इन्होंने कीमतों में इजाफा करना है। चाहे वो रिटेल की सतह पर हो, मंडी का भाव हो, होलसेल का भाव हो, या दरमियाना आदमी जो बीच में होता है ब्रोकर हो, उसका भाव हो, इन सब में इजाफा कर दिया जाएगा। ये रेट लिस्ट है जो कमिश्नर कराची ने जारी की है। इसमें तमाम अशिया खुर्दनोश, जिसमें दालों के, चावल के, चीनी, गोश्त, चिकन, बीफ, मटन, सब्जियां, फल, फ्रूट, सब के कीमतें दर्ज हैं। लेकिन इनको देखना खुद ही शर्मिंदा होने के मुतरादिफ है। सूरत हाल देखी जाए तो मार्केट में अशिया खुर्दनोश के नर्ख अच्छे खासे ऊपर हो चुके हैं, फलों के नर्ख ऊपर हो चुके हैं। कोई चीज़ अगर मंडी से तरबूजा अगर 40 रुपये निकलता है तो ब्रोकर उसको 60 रुपये से करता है, रिटेलर उसको 80 से 90 रुपये फ़रोख्त करता है। तो ये अगर नर्ख मंडी से या होलसेलर से उनको पाबंद नहीं किया जाता तो रिटेल की सतह पर हज़ारों लाखों ठेलों को कंट्रोल करना इंतज़ामिया के लिए नामुमकिन है। वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। वो फहरिस्त निकाल लेते हैं। कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर साहिबान का मूड होता है, वो मार्केट में जाते हैं, चंद ठेलों पे, चंद दुकानदारों पे जुर्माना करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। और यहाँ ठेले वालों का और सार्फिन का कहना है कि ठेले वाले और असिस्टेंट कमिश्नर जो भी आते हैं, इनके दरमियान माहाना या योमिया बंधा हुआ होता है। ये इल्ज़ाम ठेले वालों का है, दुकानदारों का और सार्फिन का है कि इंतज़ामिया से माहाना या योमिया बुनियादों पर पैसे ले लेती है और कहती है कि मनमानी कीमतों पर अशिया खुर्दनोश, फल फ्रूट फ़रोख्त किए जाएँ। मतलब जस्ट इमेजिन। बहुत शुक्रिया अंजुम। अब्दुल वहाब हमें बता रहे थे कि आप सोचें एक ठेले से अगर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया भी अगर बंधा हो, तो अगर 500 ठेले हो या 1000 ठेले हो आसपास एतराफ में, तो वहां से कितनी कमाई इनकी हो सकती है, और अनडॉक्यूमेंटेड कमाई। तो जाहिर है जब इतनी कमाई आ रही है तो फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि चीजें महंगी हुई या सस्ती। का ही ख्याल कर लें भाई। तो कर रहे हैं ना, आगे ईद पे शॉपिंग नहीं करनी उन्होंने। अल्लाह अजीब बातें कर रही तो ये तो हराम कमाई हुई है। चलन जनाब, पेशावर में रमजान मुबारक के आते ही वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है या कुछ मुख्तलिफ है, इसी पर जान लेते हैं। उस्मान अली हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद है। उस्मान, वहाँ पर किस भाव ताव मिल रहे हैं फ्रूट्स और सब्जियाँ, या अगर गोश्त की बात की जाए, क्या सिचुएशन है? जी, रमज़ान मुबारक का महीना आते ही पेशावर में भी जो अशियाई खुर्दनोश की कीमत है उसमें इजाफा हो गया है, और हर साल की तरह इस साल भी जो कीमतें हैं वो बढ़ गई है। फ्रूट हो, सब्ज़ी हो या दीगर अशियाई खुर्दनोश की कीमतें हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त में पेशावर के जो फ्रूट मंडी है वहाँ पर मौजूद हो, और यहाँ पर जो कीमतें हैं वो भी बढ़ गई है। पेशावर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेट होता है वो अमूमन जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से कम होता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो खरबूज की जो कीमत है वो 250 रुपये फ़ी किलो है, जबकि तरबूज जो है वो तकरीबन 70 रुपये फ़ी किलो जो है वो यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर दीगर अगर बात की जाए सब्जियों की तो इसकी कीमतों में भी जो है इजाफा हो गया है। टमाटर जो रमज़ान से पहले 100 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 250 रुपये जो है वो किलो मिल रहा है। यहाँ पर बात की जाए इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर कीमतें जो नरखनामा है वो इजाफ करके यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कोई भी चेक एंड बैलेंस यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा, और जिसकी जो दिल में आता है वही कीमत जो है वो लगा रहा है। शहरियों का कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो इसका नोटिस ले रहे और जो अशियाई खुर्दनोश की कीमत है उसको में कमी लाई जाए। जी, रमज़ान के नाम पर रिलीफ बाजार भी अगर कायम किए जाएं, सत्ती जो हम देखते हैं कि अक्सर किए भी जाते हैं कुछ इलाकों में, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो इंतहाई गिरा दी जाती है, वो खाने के लायक ही नहीं होती।
एक तो ये है कि आजकल ना हमारी मार्केट्स में आपको पता है कि पाम ऑयल की वजह से जो खुर्दनी तेल है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। पहले जो 150 से 200 रुपये लीटर होता था, अब वो 400 से 500 रुपये लीटर हो गया है। अब उसके अंदर चक्कर ये है कि ईरानी तेल की आमद भी है, वो भी मार्केटों में खुलेआम दस्तयाब है, वो निस्बतन कम कीमत में मिलता है। फिर एक चीज़ ये भी है कि भाई ये जो आपने अक्सर सुना होगा ना सरेआम में जिस तरीके से बताया जाता है कि भाई ये मुर्गी की आंतों से तेल निकाला जा रहा है और जानवरों की चर्बी से तेल निकाला जा रहा है, तो ये जो समोसे स्पाइसी बड़े मज़े के आपको मार्केट से मिलते होंगे ना, जो आप भी शौक से खाती होंगी एट टाइम्स, तो ज़रा सोचिए कि उनके बनने में और फिर उस तेल को बार बार पकाया जाना। जस्ट इमेजिन कि एक तो तबाहकुन तेल, ऊपर से बार बार पक के वो आपके मैदे का, आपके जिस्म का जो हशर करता होगा, तो यू कैन जस्ट इमेजिन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब क्या किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? अब यही है कि इंतज़ामिया ये थोड़ा सा होश के नाखुन ले, थोड़ा सा रमज़ान का ख्याल करे, अवाम का ख्याल करे, और ना सिर्फ प्राइस को कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन हमें भी दिखाई दे। साथ ही साथ जो अशिया की क्वालिटी है उसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि रमज़ान में जो ऐसे मरीज़ जो ऑलरेडी डायबिटिक होते हैं अशफाक, वो भी अगर अच्छी उनको खाने के मिले, उनकी रूटीन अच्छी नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सफ़र करें, उनके लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई चक्कर ये है ना कि आपने जैसे ही रोज़ा खोला उसके बाद घटाघट शरबत का ग्लास, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सादा पानी पिए। हाँ, मतलब जाहिर है कि उसके ऊपर फिर एहतियात करनी चाहिए। टेबल ऐसे सजा दी गई हो तो किससे रहा जाता है? कौन छोड़ेगा पकौड़ा, कौन छोड़ेगा रूह अफ़ज़ा वाला शरबत? तो इसीलिए जनाब हम हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में कौन है इस पे आप तारुफ करवाइए। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामिल रमज़ान, बहुत शुक्रिया सर। एक पहले भी आपसे मुलाकात यहीं पे हो चुकी है, कैसे आप? ठीक ठाक? पहले मॉर्निंग में हुई थी, अब हम आपको शामिल रमज़ान में हमने आपको दावत दी है। इसी पर बात करते हैं जनाब डायबिटीज़ के बारे में। अगर हम बात करें, क्योंकि अब रमज़ान आ गया है, पहले तो हम बात करते हैं कि जी जो डायबिटिक होते हैं उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब तो रोज़ा, अगर डायबिटिक है, पहले तो ये बताएं कि वो रोज़ा रख सकता है, और अगर वो रोज़ा रख रहा है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? इफ्तारी करते हुए हाथ होला रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे? बहुत अहम सवाल उठाया है। देखें, इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। 3 करोड़ से ज़्यादा जनाब, 33 मिलियन ये एक रफ एस्टीमेट है। और इसी तरह से इनमें अक्सरियत वो लोग हैं, 80% लोग जो रोज़ा रखना चाहते हैं और तकरीबन महीने में 15 रोज़े रख लेते हैं। अच्छा, अब इतनी बड़ी तादाद को कैटर करना बहुत ज़रूरी है कि इनको सही गाइडेंस दी जाए। रमज़ान में रोज़े रखने का हर एक को शौक़ होता है और माशाल्लाह इसमें एक जज्बाती लगाव है, मज़हबी लगाव है। अब इसमें तकरीबन रोज़ा रमज़ान से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ये ड्रिल शुरू होनी चाहिए। जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं वो अपने मालिक से रब्ता करें और अपनी दवाइयों को एडजस्ट करवाएं और एक प्लान बनाएं कि उन्होंने क्या करना है। जैसे शाबान में कुछ लोग ट्रायल के तौर पर रोज़ा रखते हैं, ठीक है, तो वो इसमें रख के देखें कि अगर वो रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही वो लोग जो लास्ट ईयर जिन्होंने रोज़े रखे थे और सेफली रखे थे, बगैर किसी प्रॉब्लम के रखे थे, तो वो रख सकते हैं रोज़े। इसमें एक बहुत बड़ी इसमें चक्कर है ना कि शाबान में फिर भी मौसम निस्बतन जी हाँ मोतदिल था, अब तो शदीद गर्मी भी आ गई। इसमें एक कैटेगरी होती है कि हाई रिस्क पीपल और लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क। तो हमें इन पेशेंट्स को रिस्क के तौर पे देखना होता है कि किसका रिस्क ज़्यादा है। अब वो लोग जिनको सिर्फ इंसुलिन लगती है उनको आप यही कह सकते हैं कि भाई आप रोज़ा ना रखें। ये एक बहुत तकलीफदेह बात होती है, बाहर उनको बताना पड़ता है। और अगर रखें तो फिर आप अपने मालिक से क्लोज सुपरविजन में रहें। ऐसी वो लोग जो हामला ख़वातीन हैं जो रमज़ान में रोज़ा रखना चाहती हैं और इंसुलिन ले रही हैं, टैबलेट ले रही हैं, उनको शुगर है, उनको भी रोज़ा रखने से हम मना करते हैं। ठीक है। वो लोग जिनको किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं और इंसुलिन ले रहे हैं और मल्टीपल टैबलेट ले रहे हैं, उनके लिए भी रोज़ा रखना एक रिस्की काम होता है। तो बहरहाल जो लोग जिनकी शुगर रमज़ान से पहले सही हो जाती है और अच्छी कंट्रोल चल रही होती है, उनके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ यू कैन गो टू फास्ट सेफली, कि वो रोज़ा रख सकते हैं और उसमें ख़तरा कम है। ये तो हमने तस्करा कर दिया ना उन लोगों का जो कि डायबिटिक हैं, उनके लिए आपने एहतियाती भी बता दी। नॉर्मल सिनेरियो ये है कि गर्मी शदीद है, जस्ट एक माहौल ज़रा बनाए ना कि गर्मी शदीद है, उसमें अफ्तार का टाइम है, पूरे दिन के आप भूखे और प्यासे। अच्छा, उसके अंदर अब उसके अंदर ऑप्शंस आपके अंदर जो है वो तरह तरह के मशरूबात हैं, लाल शरबत अपना, ज़्यादातर मीठे मशरूबात, ज़्यादातर मीठे मशरूबात रोज़ा। फिर कंट्रोल इतना नहीं होता कि एक तो स्पाइसी चीज़ें, साथ में फिर सारी चीज़ें ये कि नमाज पढ़ते हुए रुकू में जाते हैं तो अलग से चीज़ें बाहर आती हैं, ये आलम हो जाता है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। क्या करें?
देखें, जो लोग रोज़ा रखते हैं और जो शुगर है उनके लिए एक ख़ास किस्म की खुराक का हम उनको बताते हैं, गाइड करते हैं। मसलन लाल मशरूबात हैं, शुगरी बेवरेजेस हैं, जो कि मीठे मशरूबात हैं, उससे तो उनको बहरहाल इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है, ये एक कड़वी गोली है, लेकिन बहरहाल को लेनी चाहिए। नहीं, ये तो आप डायबिटिक के बारे में बता रहे हैं। ऐसे लोग जो डायबिटिक नहीं है लेकिन वो इफ्तार के वक्त भी माशाल्लाह से मशरूबात भी ले लेते हैं, उसके बाद मीठे में फ्रूट्स भी इतने ज़्यादा हो गए, फिर कुछ ना कुछ कोई डिश बनाई होती है, तो इतनी ज़्यादा शुगर वो इनटेक कर लेते हैं कि शुगर शूट कर जाती है, वो डायबिटिक भी नहीं है, उनको कैसे कंट्रोल करना है? इसमें एक एतदाल की ज़रूरत है। आप शुगरी जैसे मशरूबात हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये मतलब नाम लेना मैं बता रहा हूँ जस्ट टू गाइड, कि जो ये हमारे लाल मशरूबात हैं ये बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। इसमें आप इसको ज़रा डाइल्यूट बनाएं, पतला बनाएं। अच्छा। और इसमें नींबू निचोड़ लें। ये एक बेसिक बुनियादी चीज़ है। थोड़ा सा गुड़ डाल लें, कर सकते हैं। अब चीनी वगैरह ऐड ना करें तो अच्छा है, पहले इतने नीचे होते हैं, प्रोसेस तो नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इन मशरूबात में मैं चैनल पे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सोडा ड्रिंक्स हैं, जैसे हमारे मिरिंडा, पेप्सी वगैरह को, एक दूध सोडे का भी कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको अवॉइड करें। इसमें एसिड होता है, इसमें एक गिलास में तकरीबन 8 चमचे ज़्यादा चीनी होती है और ये डिहाइड्रेशन में इजाफा करते हैं। अच्छा, तो इसलिए, और इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करें। इससे डिहाइड्रेशन हमारी ख़त्म नहीं होती। इससे हमारे तो साल से चलता आ रहा है कि हम दूध सोडा बना के पी लेते हैं। वक्त ज़ायक़ा होता है, लेकिन इससे आपकी डिहाइड्रेशन और पानी में कमी की जो शिद्दत होती है उसमें इजाफा होता है, बढ़ जाती है। और फिर जो पेट में जो तेज़ाबियत होती है, सारे दिन आपने रोज़ा रखा खाली पेट रहे और उसके बाद आप मज़ीद तेज़ाबियत वाली चीज़ पी लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एक चीज़ ये है कि चूँकि हमारे ज़ाहिर के जिस्म की जो नीड होती है उसी हिसाब से वो चीज़ें मांगता है। अगर आप इफ्तार में सादा पानी पियेंगे आपसे नहीं पिया जाएगा। लीमू एक अच्छी एडिशन हो सकता है, लेकिन उससे हट के ये जो मीठे की तलब होती है इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं अदरवाइज, क्योंकि सिर्फ लीमू इसका सबसे अच्छा अल्टरनेटिव जो है वो है फ्रूट्स। मतलब आप मिठाइयाँ और ऐसी चीज़ें ना लें और वो खुराक लें जिससे आपके जो शुगर कंटेंट में इजाफा ना हो, डिहाइड्रेशन में इजाफा ना हो और एनर्जी आए। जैसे दलिया वगैरह होता है, अब हमारे यहाँ छोले वगैरह, दही बड़े खाने का बहुत है। दही की चीज़ें ले सकते हैं बनी हुई, जैसे दही की लस्सी होती है, दूध की लस्सी होती है। इसमें आप नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करें, ये एक बेहतर अल्टरनेटिव है। इससे प्यास बुझती है और जैसे कि मैंने कहा लीमू पानी वगैरह बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। चले ये बताएं कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो सहरी अपनी किस चीज़ के साथ स्टार्ट करें, कितना खाएं और क्या क्या खाएं, और इफ्तार में उनके क्या होना चाहिए, कितना पोर्शन होना चाहिए? ओके, देखें, सहरी के अंदर ख़ास तौर से ऐसी खुराक लें जो कि जिससे शुगर उनकी मेंटेन रहे। इसमें यह ख़तरा होता है, वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं कि 20 दिन में कहीं शुगर डाउन ना हो जाए या बहुत बढ़ ना जाए। तो इसलिए ऐसी खुराक लेने की ज़रूरत है, जैसे कि दलिया होता है जौ का। अच्छा, खजला फेनी वगैरह ना लें। ये जो रोटी पराठा होता है इसको अवॉइड बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं। लाल आटे की जो रोटी होती है, हल्का सा ऑयल लगा के पराठा बना सकते हैं। अंडे की ऑमलेट है, अंडा फ्राई ले सकते हैं। यानी एक पराठा ले सकते हैं सहरी में। कीमा ले सकते हैं, कीमे के साथ बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं। और इसमें और जैसे दाल वगैरह है, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिसमें वो शुगर बढ़े नहीं और दिन भर एनर्जी उनको प्रोटीन में होती है ना। दही लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दही से फिर तेज़ाबियत मैदे में नहीं होती है और हाजमा अच्छा होता है उससे। तो ये भी शामिल कर सकते हैं सहरी के बाद खास तौर से। अच्छा, और लस्सी पी जा सकती है? लस्सी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मलाई का इजाफा ना करें और उसमें ज़्यादा बता है शुगर के पेशेंट तो मिठाई यानी निहारी वगैरह से इज्तनाब की जाए। नहीं, अगर कोई दुश्मन हो तो उसको निहारी की दावत दें, उसको खिलाएं, फिर खुद ना खाएं और ना खुद ना करें। अच्छा, ये होगी हमारी सहरी। अब जो डायबिटिक है उनके लिए इफ्तारी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हम अब जाती सबसे पहले शुरू से एक आदत बनी हुई ना कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करना। तो डायबिटिक जो है खजूर से रोज़ा बिल्कुल हो सकते हैं। खजूर 1 या 2 ले सकते हैं और इसमें आप रोज़ा पानी से खोलें या सिकंजमीन बना लें, जैसे मैंने बताया आपको, या पानी और जैसे दूध की और दही की लस्सी होती है, बहुत डाइल्यूट किस्म की बना के ले सकते हैं। इसके बाद जो आपने जो कोर्स होता है खाने का, उसमें आप पकोड़े, हमारे यहाँ बहुत रुझान है, तो पकोड़े आलू के नहीं होने चाहिए, घी में ना बने हुए हों। समोसे में आलू शामिल ना करें, सारी उसका मज़ा ही खत्म कर दिया। तो समोसे में फिर रह गया। आलू में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है और फ्राई होने के बाद उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, इसलिए आपकी शुगर बढ़ने का अंदेशा बढ़ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने पूछी थी दूध सोडा से मुतालिक, वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? हाँ, वो उन्होंने बता दिया भी। मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करें, अवॉइड करना चाहिए। लोग तो कहते हैं कि भाई वो तेज़ाबियत ख़त्म करता है और ये करता है, अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन बहरहाल वो बाद में जाके जो प्रॉब्लम होगी वो शुगर बढ़ जाएगी और आपका
पेट के लिए सही नहीं है। अच्छा, और इसके बाद खास तौर से शुगर के पेशेंट के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ठीक है खजूर भी खा सकते हैं डायबिटिक, और उसके बाद शरबत पिए लेकिन उसमें चीनी ना हो, सिकंजवीन जो आप कह रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम खजूर से रोज़ा इफ्तार करते हैं, साथ में दूध, वही दूध सोडा होता है। आपने मना कर दिया कि दूध सोडा नहीं होना चाहिए, उससे वाकई आगे जाके एसिडिटी वाले मसाइल भी हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे फ्रूट चाट का एक रुझान है। फ्रूट चाट ना भी हो तो फ्रूट्स ज़रूर होते हैं। अब खजूर भी मीठी, फ्रूट चाट भी मीठी, या फ्रूट्स भी मीठे, उसके बाद भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, फिर रोटी खा ली, ये खा ली, तो शुगर तो एकदम से फ्रूट कंटेंट होता है, फ्रूट में जो शुगर है वो बेसिकली फ्रक्टोज है, और वो आपकी शुगर नहीं बढ़ाता, और उसमें फाइबर ज्यादा होता है, विटामिन होते हैं, तो फ्रूट इज अ गुड स्वीट फॉर यू। लेकिन उस फ्रूट का जूस अगर बना लेंगे तो वो नुकसानदेह होता है। और फिर फ्रूट में हमारा एक बहुत ही फेवरेट फल है तरबूज, और तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो मैं यही कहूँगा कि तरबूज अवॉइड करें। अच्छा। बाकी फलों की फ्रूट चाट खा सकते हैं, उसकी भी एक क्वांटिटी है जो कि छोटे बोल के बराबर। हाँ, क्वांटिटी पे ख्याल करना होगा। ये नहीं कि आप 3-4 बोल के बराबर खा लें, ऐसा ना करें। हाँ। और चने की चाट वगैरह होती है उसमें आलू शामिल ना करें, दही बड़े में दही मीठा ना करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके 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 ओके, चलें, ये बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। अल्लाह करे कि हम जो है वो हमारे इस पर अमल भी करें। आसान है भाई। एक और चीज़ आपने कहा, लीमू निचोड़े, कहाँ से निचोड़े? 600 रुपए किलो नहीं मिल रहे। ये मसला है, अभी आपने इस पॉइंट को उठाया भी था। हाँ, मतलब लिटरली भाई 600। मैं पूछा, मैंने कहा लीमू किस तरह, यूँ पैसे निकाले, उसने कहा भाई 600, मैंने पैसे वापस रखे, मैं आगे बाहर हो गया जी लीमू। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हद है। चलें जी, डॉक्टर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। डायबिटीज़ के हवाले से आज हमने बात की कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो किस तरह से अपना रमज़ान गुजार सकते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी। अब इस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि हम नहीं करते। हाँ जी, कहीं पर भी किसी भी तरह के मामले पर ना इंतज़ामिया की साइड से अमल होता है, ना आवाम की साइड से। हम बस बोलते रहते हैं। ब्रेक लेते हैं। शाम रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। एक खबर पहले शामिल कर लेते हैं, वो ये कि वज़ीर आज़म से परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने मुलाकात की है, और इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो आज दौराए लाहौर पर हैं, इससे पहले गवर्नर हाउस में मौजूद थे, जहां उन्होंने कारकुनान से खिताब भी किया, और अब उन्होंने परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात की है, जो कि उनके इत्तेहादी भी हैं, और इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अच्छा, यहाँ पर भी लग ये रहा था ना कि कोई चुनाव हो जाएगा, कोई वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब की तो दालनी गलती दिखाई दे रही थी जी, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि अब तो ये इलेक्शंस की तरफ मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एब्सोल्युटली। और अब जो पंजाब असम्बली का इजलास भी 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। लेट्स सी कि 16 अप्रैल को क्या होता है। अच्छा जी, अब हम फिर से आ जाते हैं और हम अपना फेवरेट टॉपिक जो है सहर अफ्तार से मुतालिक, और उसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई एक तो ये है कि हमने आपको बता दिया कि महंगाई किस तरह है, ठीक है, चीज़ें लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ही एक महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया। और इसके अंदर जो हमारे माशाल्लाह से ये जो सब्जी फरोश, फल फरोश, ये बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। जितनी महंगाई, मतलब किसने पूछना है, ज़ाहिर है पीछे कोई खड़ा नहीं है तो कौन पूछेगा। अब मैं आपको बोल दूं कि हाँ जी पीछे से महंगा आ रहा है, अब आप मेरे पीछे मुड़ के देखेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे कि यार कैसे ट्रेस करें हम किसी चीज़ को, तो वैसे ट्रेस तो नहीं हो सकता, तो करें महंगाई। जिसके जी में जो आ रहा है वो कर रहा है। बहरहाल, लेकिन हम बात करेंगे अभी, क्योंकि इफ्तारी का वक्त भी करीब है, तकरीबन 1.25 घंटा या आप कहने के 1 घंटा 20 मिनट मुख्तलिफ शहरों के औकात कार को कराची की बात करें, अभी कराची की बात करें कि 1.25 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट का टाइम रह गया इफ्तारी में। तो इस वक्त जो है खवातीन भरपूर तरीके से मर्दों के शाना बशाना अपने इफ्तार जो पार्टीज हैं इफ्तार दस्तरखान है वो तैयार किए जा रहे होंगे। ये वैसे ये आपने गलत किया, मर्दों के शाना बशाना क्यों, मर्द भी पूरा बेचारे साथ वो ला के देते हैं चीजें, ये ला के देते हैं चीजें, लेकिन बनाने वाला फैक्टर जो है वो खवातीन का ही होता है मोस्टली। हाँ, ये अलग बात है कि बाहर से जो लाने वाला सेटअप होता है उसमें मर्द हजरात ही बेचारे लाइनों में लग रहे होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं। तो बहरहाल समोसे लेने की कोशिश कर रहा होता है, कोई जलेबियों के लिए तगोदो कर रहा होता है, लेकिन बड़ा मजे का ये रिचुअल्स होते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है रमजान में सारी तैयारियां देखें ना, दस्तरखान लगते लगते एक एक चीज ऐड होते होते वो पूरा मतलब बड़ा खूबसूरत सेटअप हो जाता है, और कुछ दिखाते भी हैं। अच्छा जी, क्या इफ्तारी में बन रहा होता है और क्या क्या कहाँ पर स्पॉट्स हैं कराची में जहाँ पर इफ्तारी के लिए भरपूर तैयारी की जा रही है, पहले आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रमजान मुबारक में तो खवातीन मुख्तलिफ किस्म की अफ्तारियाँ घर में तैयार करती ही हैं, लेकिन साथ में मार्केट में मजे मजे की अफ्तारियाँ जो है वो रोजेदार चाहते हैं कि वो भी उनके दस्तरखान की जीनत होनी चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक फूड स्ट्रीट पे, और यहाँ देखते हैं कि रोजेदार कौन कौन सी अफ्तारियाँ जो है वो आज घर ले जाना चाहते हैं। चलें।
पापड़ी लिए, समोसे लिए और बहुत कुछ लेना और बहुत मजे भी आ रहे हैं। बहुत रश भी हो रही है यहाँ पे। स्पेशली मुझे समोसा अच्छा लगता है तो मैं खाना चाहता हूँ वो। घर में तो बनती हैं, लेकिन आज वैसे ही मूड हो गया। ये हमारा ट्रेडिशन है। हम यहाँ से बहुत सारी जो है वो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल चीजें लेते हैं। दही बड़े हो गए, समोसे हो गए, ये इन्हीं सीजन में बहुत ज्यादा चलते हैं। आज मैं फ्रूट चाट ले लाया फेवरेट। रमजान की सौगात के हिसाब से फ्रूट चाट के लिए यहाँ पर आते हैं, दही बड़े के लिए आते हैं, समोसे हैं और जो रमजान के हवाले से चीजें मिलती हैं, बच्चों की फरमाइश पूरी करते हैं। हर चीज घर पे सही तरह पूरी बन नहीं पाती है, इसलिए कुछ चीजें बाहर से लेते, कुछ चीजें घर से, इसलिए मिला जुला के अफ्तारी तैयार हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जैसे पताशे हैं, कोई नहीं बना सकता, लेके जाते हैं लोग। दही बड़े मिक्स चाट है, कोई नहीं बना सकते। दही बड़े माश की दाल के बनते हैं, मूंग की दाल के बनते हैं, अपने अपने जायके टेस्ट। रमज़ान है तो नई नई वैरायटीज़ भी ट्राई करने का दिल चाह रहा होता है। और बंस रोड या जिस तरह के एरियाज़ हैं, फूड स्ट्रीट्स हैं, ये काफ़ी इसी वजह से फेमस हैं बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल कुजीन्स, मल्टीपल कल्चर्स के आपको खाने मिल जाते हैं। गोलगप्पे, दही बड़े, मजेदार फ्रूट चाट और गर्मा गर्म समोसों की खुशबू रोजेदार को अपनी जानिब खींचती है। यही वजह है कि बंस रोड पर लोगों की एक लंबी कतार मौजूद है जो चाहते हैं कि घर की अफ्तारी के साथ साथ बाहर की अफ्तारी भी दस्तरखान की जीनत बने। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ अमरीन अल्ताफ, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है अमरीन अल्ताफ, क्या जबरदस्त। अच्छा, ये पहले ना गुज़िश्ता साल ये लड़ भी जाया करती थी, अगर कोई रेट सही नहीं दे रहा ना, लड़ाई करती थी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने चश्मा लगाया था लेकिन मुझे लगता है मुझे रोजा ज्यादा लग रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, ये क्या वजह है? मुझे कई दफा दो लोग, मुझे एक बंदा मुझे 3 दफा दिखाई दिया और एक बंदा मुझे 2 दफा दिखाई दिया। अच्छा, ये कुछ एडिटिंग का कमाल था या मुझे? आपको ना इफ्तार में जो पानी के साथ ज्यादा नींबू निचोड़ के पीने की जरूरत है। पैसे दीजिएगा, शुगर लो आप प्लीज 300 रुपए निकाल दीजिएगा, आधा किलो नींबू मिलेगा। यही हो सकता है भाई। हाँ, जब ऐसा करें सिर्फ नींबू पानी पी लें इफ्तार में। हाँ। अच्छा जी, अभी कोयटा में क्या खास तैयारियां हो रही हैं इफ्तारी को लेकर, और मुख्तलिफ अनवाओ इक़साम के वहाँ पे भी खाने तैयार किए जा रहे हैं या नहीं? मंजूर अहमद से जानते हैं। जी मंजूर। जी, कोयटा में मगरिब की अजान का वक्त 6:55 है। अफ्तार का वक्त करीब आते ही जो रोज़ादार हैं वो अफ्तारी की तैयारी में लग गए हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो अफ्तार के लिए चीज़ें ख़रीदने के लिए बाज़ार में हैं। ख़ास तौर पे चटपटी चीज़ें जिनमें समोसे, पकोड़े और रोल वगैरह हैं, उनकी ख़रीदारी बढ़ गई है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मिशन रोड पे इन दुकानों पर मौजूद हैं और गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे ख़रीदे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो महंगाई है उसकी वजह से जो अफ्तार का जो मज़ा है उसको वो फीका पड़ गया है। ख़रीदार जो है, जो पहले 1 किलो के करीब जो चीज़ ख़रीदते थे वो अब आधा किलो ख़रीदने में मजबूर है। उसकी वजूहत ये है कि जो पकोड़े जो हैं वो पिछले साल 320 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे थे, इस मरतबा 400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। समोसा जो 15 रुपये का था 20 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जलेबी की कीमतें में भी तकरीबन 100 रुपये का इजाफा फ़ी किलो हुआ है। दुकानदारों का ये कहना है कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाने की वजह से उनको कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ रोज़ादार, दुकानदार भी परेशान है। लेकिन जो रोज़ादार हैं वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से अपने दस्तरख्वान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदें। जी, अरे वाह, ज़बरदस्त। और जलेबी पीछे से मैं देख रही थी, उसके साथ साथ पकोड़े बन रहे थे मज़े मज़े के। क्या कमाल है, मतलब देख के ही आपका दिल ललचाना शुरू हो जाता है। अभी से रोज़ा ख़राब करने वाली बात है यार, ऐसे पैकेजेस नहीं, लेकिन असल बात यह है कि कंट्रोल करें ना। असल चीज़ ये है कि चीज़ आपके सामने हो और आपको लुभा रही है कि आओ मेरे पास और खाओ मुझे। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि हम वक्त पे रोज़ा इफ्तार करेंगे। अभी ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अब हम बात करने वाले हैं कराची से। आप थोड़ा सा आगे जाएं, चलते जाएं और सिंध पे तकरीबन 1.5 घंटे की या 2 घंटे की ड्राइव पर ठट्ठा एक शहर वाक़ है। शुक्र है, मैं तो उधर अरेबियन सी की तरफ जाने वाला था, कश्ती में बैठ के। अच्छा, ठट्ठा की तरफ जाएं। जैसे हम देखते हैं कि हर शहर का अपना कोई लैंडमार्क होता है, ठीक है। ठट्ठा जाना जाता है जनाब फ्रेश लेक्स की वजह से, जहाँ से पानी की फराहमी जो है वो कराची को भी आती है पीने के लिए। इसके अलावा वहाँ की एक लैंडमार्क मस्जिद है और तारीखी शाहजहाँ मस्जिद, जो कि अपनी वसअत और फ़न तामीर के लिहाज से एक शाहकार की हैसियत रखती है। लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते भी हैं, इस तारीखी मस्जिद का दौरा भी करते हैं और जाके एंजॉय भी करते हैं। ठट्ठा से जनाब एजाज वारियों ने इस मस्जिद पे एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं।
ठटा में वाक़ शाहजहान मस्जिद फ़न व तमीर का एक अजीम शाहकार है। मस्जिद में छोटे बड़े 100 गुंबज़ हैं। इसी मुनासबत से उसे 100 गुंबज़ वाली मस्जिद भी कहा जाता है। इन गुंबज़ों की तरतीब और हवा की आमदोरफ्त का इंतजाम इस खूबी के साथ किया गया है कि सख्त गर्मी और सर्दी में भी मस्जिद के अंदर मौसम की शिद्दत का एहसास नहीं होता। इस वसी वरीज़ मस्जिद को 1054 हिजरी में शहनशाह शाहजहां ने 9 लाख शाहजहानी रुपयों की कसीर रकम में तमीर करवाया। यहाँ किया गया काशी का दिलकश काम आँखों को खीरा कर देता है। तारीख़ी मस्जिद है। इसकी अगर तारीख़ हम पढ़ते हैं तो अकबर बादशाह के दौर में ये मस्जिद तामीर कराई गई थी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, इसके मीनार हैं। मस्जिद की दीवारों को कुरानी आयत से सजाया गया है। संगे मरमर और मुगल तर्ज के नक्श व नगार ने मस्जिद की खूबसूरती को मज़ीद नुमायाँ और हसीन कर दिया है। ठटा की ये खूबसूरत मस्जिद इस अंदाज से तमीर की गई है कि इसमें इमाम की आवाज़ बगैर किसी मवासती आला के पूरे मस्जिद में गूंजती रहती है, जबकि मस्जिद में एक वक्त में 20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के माशाल्लाह 5 दरवाजे हैं और इस मस्जिद के जो है 50 खिड़कियाँ हैं। इस मस्जिद की जो खुशबू और इसके जो वो है पिलर जो हैं वो भी 94 हैं पिलर हैं। जामा मस्जिद की काशीकारी इसे दीगर इमारत से मुमताज़ करती है। मुगल तर्ज तमीर का ये नादर नमूना है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से सियाह रोज़ बरोज़ यहाँ आते रहते हैं। इस कौमी और तारीखी वर्षे को बचाने के लिए हुकूमत वक्त को मौसर इक़दाम उठाने चाहिए। एजाज़ वारियो, ARY न्यूज़, ठट्टा। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। आपने देखा कितनी खूबसूरत मस्जिद थी और ऐसे हमें पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए। अच्छा, माह रमज़ान के अलावा भी हट के भी आप जाएं और आप देखें कि किस कदर खूबसूरत मकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। और कोविड के बाद जिस तरह से वो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की मुतासर हुई, तो जो लोग बैरून मुल्क जाया करते थे अब अगर नहीं जा सकते तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके लिए ज़्यादा दूर भी नहीं आपको जाना पड़ेगा। शुक्रिया करें हमारे इस शो का जिससे हम आपको ऐसी जो जगह हैं वो सामने लेकर आते हैं, क्योंकि वाकई मुझे भी ठट्टा की इस मस्जिद का नहीं पता था। सीरियसली ऐसे स्पॉट्स जो हैं वो हम सामने लेकर आते हैं ताकि हम जाएं और देखें कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती भी और पाकिस्तान में कितने खूबसूरत शाहकार तामीर भी किए गए हैं। तो जनाब, अब वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। इफ्तारी के वक्त जब आप दुआ करें, हाथ उठाएं दुआओं के लिए, तो हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ज़िंदगी रही तो कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में इसी वक्त में यानी 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।